इलेक्शन का टाइम चल ही रहा है जी और आप खुद राजनीति से हो, जी। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन चल रही है कि इस बार कौन पावर में आने वाला है? देखिए, विजय तो उसी की होगी जो धर्म पे होगा। अच्छा, तो कलयुग का खात्मा जल्दी होने वाला है। बिल्कुल, कलयुग का खात्मा तो हमारी समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी से भी हो सकता है। अच्छा जी बिल्कुल। पैसा सबसे बड़ी चीज है। जी तो कोई ऐसा जिसके थोड़ा हाथ टाइट चल रहा हो और उसका क्या कहते हैं पैसा कहीं से आ नहीं रहा हो, पैसा अटका हुआ है, वो आदमी जेनरिक उपाय आप कोई एक बता सकते हो कि आप ये कर लो भाई, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा? जी, आप अपनी स्त्री का सम्मान करेंगे तो धन की कभी कमी नहीं होगी। अच्छा, लक्ष्मी जी कभी रूठेंगे नहीं? जी जी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिसको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है 60 लोगों से दोस्ती कर ले। 60 उससे क्या होगा? 60 लोगों से दोस्ती करेगा, एस्ट्रोलॉजी सीख जाएगा। जो आपकी मैंने कुंडली बिना आपको देखे बताई है, हाँ, या बिना आपके कोई डिटेल दिए मैंने आपको बता दिया सब कुछ, वो ऐसे ही बताने लगेगा। ये कैसे? ये तो आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताई। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में आपका, और आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत मज़ेदार। थोड़ा सा मैं अपनी जो हमारे साथ जो आज बात करने वाले हैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। वो एक पॉलिटिशियन है, वो एक राइटर है, वो एक टीचर है और वो एक एस्ट्रोलॉजर है। और उनका जो एस्ट्रोलॉजी को देखने का जो नज़रिया है ना, वो बहुत ही अलग है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज का। देखते रहो तरुण शर्मा शो। और चलो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी से। तो हर्षित जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो पे। थैंक यू सो मच। तो हर्षित जी, आज मतलब ज्ञान की गंगा बहने वाली है मेरे पॉडकास्ट पे, ये उम्मीद करी जा सकती है? जी, जो मेरे पास जो मेरी शिक्षा है और जो मेरा अध्ययन है उसके आधार पर जो आप पूछेंगे या जो आप जानना चाहेंगे वो मैं लोगों को बताऊंगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर्षित जी, मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ये तो हजारों साल पुराना एक विज्ञान है। जी। विज्ञान है, ज्ञान है, कुछ लोग विज्ञान बोलते हैं, कुछ लोग ज्ञान बोलते हैं। और बहुत लोगों का ये भी कहना है यार, हम लोग ऑलरेडी मंगल तक पहुंच चुके हैं, जी, चांद पे हम लोग उतर चुके जी। हैं और हम अभी भी अपने शुक्र मंगल ग्रह ठीक कर रहे हैं। जी। तो क्या हम लोग आगे जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ, या एस्ट्रोलॉजी हमको पीछे लेके जा रहा है वापस पाषाण युग में? जी। ये एक बहुत बड़ा लोग इल्जाम लगाते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक्चुअल में ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि हम लोग हजारों वर्ष पुरानी इस विद्या के बारे में, ठीक है, मैं विद्या कहूँगा, और मैं इसको विद्या ना कह के इसको मैं परा विद्या कहूँगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप जो साइंस के ज़माने की बात कर रहे हैं जी, तो एक्चुअल में ये सुपर साइंस है। अच्छा, क्योंकि इसने हम लोगों को हजारों वर्ष पूर्व मंगल की प्रकृति के बारे में, सूर्य की प्रकृति के बारे में, उसकी दूरी के बारे में, पृथ्वी की प्रकृति के बारे में, सारे जो 9 प्लैनेट हैं, 27 स्टार हैं, उनके बारे में पहले बताया था। जी। तो जिसने पहले बताया है उसको हम भूल जाएंगे, और जो आज हमको बता रहे हैं या जो आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको हम पहला स्थान दे देंगे। तो ये क्या अच्छा होगा? नहीं, अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली वो इतने सालों के उसके अंदर ना हम थोड़ा सा इसको भूल गए हैं और हम लोगों को लगता है कि ये बैकवर्ड चीज है। जी जी। देखिए, शताब्दियां तो बदलती रहती हैं जी, और जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है जी। लेकिन हम अगर मूल को ही भूल जाएंगे, जो ये विद्या है जहाँ से निकली है, वो उसका जो मूलाधार है वो हमारे वेद हैं, और वेदों से ही समस्त विद्याएं आई हैं। वेदों के 6 अंग हैं। पहला अंग ही शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, और छठा अंग जो है वो है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, जिसके विषय में आज हम और आप बात करने वाले हैं। बिल्कुल जी। तो हर्षित जी, एक बात बताइए आप मुझे, इससे ज्योतिष से क्या क्या जाना जा सकता है? मतलब लोग तो ये कहते हैं कि भाई आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, सब कुछ पता चल सकता है, और ये भी बताना आपकी कितना एक्यूरेट होता है ये। जी, देखिए, सबसे पहले आपने कहा ज्योतिष से क्या जाना जा सकता है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिष वो है जो सूर्य आदि ग्रह जितने भी हैं उनके बारे में जो बताता है, वो है एस्ट्रोलॉजी, वो है ज्योतिष। और ये जो है, ये समझ लीजिए, ये पूर्ण ज्योतिष ये है। और हम जब सिर्फ अपने और आपके विषय में, उनकी प्रकृति, अपने भाव, अपनी सोच, अपने आने वाले समय, भूत भविष्य वर्तमान की बात करेंगे, ये उसका एक अंश है। पर हम तो मनुष्य है ना। जी जी, वो तो हम लोगों को तो अपने बारे में जानने के अलावा ये आता ही नहीं है। जो भी इसमें से
संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं जी। तो उसका मैं एक एक करके आपसे उत्तर देना चाहूँगा। जी। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है समय। अगर आपका एक्यूरेट समय पता है तो उसके आधार पे हम आपकी कुंडली बनाते हैं, और उस कुंडली के बाद जो हमारा ये मान के चलिए जन्म लग्न होता है, जन्म लग्न के माध्यम से हम आपका प्रकृति, आपका स्वभाव, आपका कुल, आपका धन, आपका पराक्रम, आपकी माता, आपके जो आगे बढ़ के जो आपके जीवन में आपका मकान है, आपका ऐश्वर्य है, या आपका जो है वाहन से संबंधित चीज़ें हैं, आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपकी संतान, आप किस दिशा में जाएंगे, कहाँ जाके आप संघर्ष करेंगे, कैसा आपका क्षेत्र होगा, आप किन समस्याओं से जो है जाके बीच में आपको फेस करना पड़ेगा, शिक्षा के बाद आपको किन जगहों पे जाके ये मान के चलिए कि किसी प्रकार मतलब विद्या के बाद आपको कौन से क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो उसके साथ साथ जो मैं छठे भाव तक यहाँ पे आया हूँ, उसके साथ साथ आपका रोग, ऋण और शत्रु भी पता चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक। उसके बाद आपका जब नेक्स्ट चीज आती है तो उसमें आपके मित्र, आपके संबंधी कैसे होंगे, आपकी आने वाली पत्नी कैसी होगी, सुंदर वो होगी कि कैसी होगी, उसका ज्ञान कैसे होगा। उसके बाद आपका गुण, रहस्य, पुरातात्विक विज्ञान, आपका भाग्य, आपका धर्म, आपके पिता का स्वभाव, आपका कर्म, आपका कार्य क्षेत्र, आपकी इच्छा पूर्ति की शक्ति। उसके बाद आपके जीवन से पूर्ण होने से लेकर जीवन के प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक एक एक बात एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानी जाए। एकदम पूरा ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो अर्षित जी, इसमें एक सवाल और उठता है, जैसे चलो मेरे पैदा होने तक तो फिर भी टाइम और वो जो डेट है, टाइम है और जो जगह है वो लिखी जाती थी जी। मैं अगर अपने फादर का ही एग्जाम्पल ले लूं तो उस टाइम तो इतने बच्चे होते थे, ना किसी का टाइम पता होता था, किस दिन पैदा हो रहा है ये भी नहीं पता होता था, नाम भी वो या तो मौसम के हिसाब से रख देते थे या फ्रूट के पे जो उसको खाना अच्छा लगता था उसके नाम से रख देते। तो उस टाइम कैसे फिर कुंडली बनाई जाती होगी, या क्या कोई एक ऑप्शन होता है कि भाई आप बिना डेट और टाइम के भी? देखिए, कुंडली तो ये मान के चलिए जब आपका सही समय पता होगा तभी बनाई जाती है। लेकिन किसी प्रकार की अगर कोई को एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या कोई ज्योतिषाचार्य है वो व्यक्ति में कोई समस्या से जूझ रहा है या उसको किस कार्य क्षेत्र में जाना है, अगर उसकी कुंडली नहीं है तो एक ज्योतिषाचार्य है, चूंकि उसने गहन अध्ययन किया होता है, शास्त्रों को, वेदों को, हमारी ज्योतिष की तमाम जो है किताबें हैं उनको पढ़ा होता है, इस क्षेत्र में उसका विस्तृत ज्ञान होता है और ये एक विस्तृत विज्ञान है। खोज के बाद ही इसका रिजल्ट आते हैं। तो वो व्यक्ति की प्रकृति देखकर वो ग्रहों के बारे में बताया जा सकता है। प्रकृति तो थोड़ा सा इसको आप एलोबरेट करो। बिल्कुल। जैसे आप इस समय एक वाणी के अच्छे मतलब एक अच्छे वक्ता के तौर पे आपसे बात हो रही है जी, तो मैं आपकी कुंडली मैंने आपसे देखी तो है नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी है। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आप चेक कर लीजिएगा अपनी कुंडली। मैं अभी तो मेरे पास फोन वगैरह कुछ है नहीं जहाँ पे मैं चेक कर सकूं, लेकिन मैं चेक करिएगा और मुझे रिप्लाई करिएगा जी। तो मतलब जितने लोग वाक्पटुता जिनमें बहुत अच्छी है और अच्छी मतलब ज्ञान के साथ वो वाक्पटु हैं तो उनका बुध निश्चित तौर पे बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। अच्छा, यस। इसी प्रकार जो कर्म को महत्व देते हैं, अच्छा, जो कर्म जिनके लिए जो भावना है, कर्म योगी की जिनके अंदर भावना है उनका सैटर्न अच्छा होगा। ओके। जो ज्ञान को महत्व दे रहे हैं उनका गुरु अच्छा होगा। ओके। और जिनके जीवन में एक सपना है कि मुझे मान सम्मान मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, वो सुख उनका सूर्य बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये समझिए। और कुछ लोग जो सुंदर स्त्री की कामना करते हैं और जिनके तमाम प्रकार से जो ऐश्वर्य की भावना है या मतलब सोचते हैं कि मुझे ये ऐश्वर्य मिल जाए, ये मुझे समाज में इतना मतलब हमारे पास एसेसरीज इतनी चीज़ें अच्छी हों, लग्जरी जो बहुत ज़्यादा अपने भावना मतलब हृदय में रखते हैं, उनका शुक्र अच्छा होता है। अच्छा। आप ऐसे भी देख लीजिए, जो आदमी बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनता हो और साफ मतलब अच्छी रहना पसंद करता हो तो उसका शुक्र अच्छा होगा। अच्छा। आप जिसका शुक्र उच्च का है या अच्छा है उसको आप शॉपिंग कराने लेके जाइए, आपकी जेब खाली हो जाएगी। तो शादी करने से पहले चेक कर लेना, ये चेक कर लीजिए। अच्छा है कि नहीं तो अच्छा ही होना चाहिए। देखिए, उसकी इच्छाएं होंगी तो आपकी जेब भरेगी, तभी तो वो खाली कराएंगी। ये बात भी है। तो इससे तो फिर ये तो आशीष जी जो आप मुझे बता रहे हो ये तो एकदम ऐसा हो गया ना कि भाई आपको तो सब कुछ ही पता है,
ये तो फिर एक ऐसा जादू टाइप की चीज हो गई कि भाई आपको सब कुछ पता है, यहाँ पे ये होना है, यहाँ पे ये होना है, आपकी शादी इससे होनी है, आप ये काम करेंगे, इतने साल जिएंगे, इतने साल बाद मृत्यु हो जाएगी। ये तो फिर बहुत चमत्कारी सी चीज हो गई, जो मतलब थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है सुन के लोगों को कि यार इतना सब कुछ कैसे पता हो सकता है। मतलब सिर्फ कि चांद ग्रह कहाँ पे है या सन कहाँ पे है मेरा, इसको थोड़ा सा देखिए जो चमत्कार है हाँ। वो परमात्मा और प्रकृति के हाथ में है, ठीक है, लेकिन ये चमत्कार से कम भी नहीं है, क्योंकि ये विद्या तो परमात्मा की ही है और ये आई हमारे वेदों से ही है। तो ये जो मतलब इसको आप जैसे चमत्कार का रूप दे रहे हैं, तो हर विद्या जो भी है तो वो आपको इतना विलक्षण बना देती है कि सामने वाला वो संदेह करने लगता है कि ये चमत्कार है, ये क्या है, लेकिन होता एक्चुअल में ये विस्तृत ज्ञान है। और जिसके पास भी ज्ञान होगा तो उसकी प्रशंसा भी लोग करेंगे और उससे लोग भय भी खाएंगे कि क्या मेरे बारे में जानता है, क्या बता दे। ये सबसे बड़ी बात है जी। और स्टार्टिंग में जैसे आपने मुझसे एक साइंस से रिलेटेड जो बात कही, तो देखिए साइंस को आए हुए या साइंस को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले जो संस्कृतियाँ आई हैं, उनसे हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। जी बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि आवर कल्चर, आवर सोसाइटी एंड आवर लैंग्वेज एंड आवर ग्रेट इंडिया is the father of all nation and father of all education and father of all language। उनको तो 200 साल पहले तक ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा तो जो साइंस है धरती के बारे में, भूगोल, उसमें गोल है, हमारा सुपर साइंस है। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि कहीं भी हमारे जब किसी विद्या की बात करिए, वेदों की बात करिए, एस्ट्रोलॉजी की बात करिए, हमारे आयुर्वेदा की बात करिए, जबकि हमारा जो आयुर्वेदा है वो हमारे जो वेद है उनका उप अंग है। अच्छा। जो मुख्य अंग है वो एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन हुआ बीच में ये कि जब आप कह सकते हैं कि जो ये पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग आए, जैसे अंग्रेज वगैरह, तो इन्होंने हमें मतलब ये मान के चलिए कि मानसिक तौर पे हमारे जो अध्ययन की जो हमारे स्थान थे, इनको बड़ी क्षति पहुंचाई। बिल्कुल। बहुत हानि करी इनकी। उसके कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई कि हम लोग बहुत पीछे चले गए, अपने आप को ही पिछड़ा हुआ फील करने लग गए हम लोग। जी जी, ये भी कह सकते हैं। इसके साथ ये भी है एक समस्या कि जैसे कि हमारा जो सारा मतलब जो मूल था हमारे राष्ट्र का, वो था ज्ञान। हम ज्ञान में विश्व गुरु थे। जी बिल्कुल। यहाँ आज की स्थिति ये है कि यहाँ से लोग पढ़ने बाहर जा रहे हैं। पहले पढ़ने यहाँ आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय। पहले नालंदा विश्वविद्यालय, या देखिए मेगस्थनीज वो भारत आया, वेनसांग वो भारत आया, वो देखने यहाँ की व्यवस्था। मैंने ये भी सुना है कोई ये रोमन कोई एक वो था जो जैसे जिसका नाम आपने बताया, जब उसने वो देखा नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसने अपनी लाइफ में कभी इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने अलग अलग कल्चर्स के लोग एक जगह आके पढ़ने वाले, आई थिंक इट्स वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटीज जो नालंदा थी, 6 महीने तक जलती रही थी जब उसको जलाया गया था। देखिए एक ऐसी नालंदा के बारे में आपने सुना है जी, क्योंकि इतिहासकारों ने लिखा है जी। आप क्या बिलीव कर सकते हैं कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व ऐसी सहस्त्रों या सैकड़ों यूनिवर्सिटी हो इंडिया में? बिल्कुल हो सकता है। उनका नामो निशान ना रह गया हो। क्या आप इतिहास के पन्नों में जब जाएंगे तो वहां पे जो लिखा होगा वही तो जान पाएंगे जी। इसके लिए आप आत्मअध्ययन कीजिए और देखिए हमारी जो भी गणनाएं हैं वो कितनी सटीक हैं। बिल्कुल। हमारी जो विद्याएं हैं वो किस स्तर की है, ये तब आप जान पाएंगे जब आप आत्मअध्ययन करेंगे और ऐसी विद्याओं से आप जब जुड़ेंगे जी। अब जैसे कि अभी आयुर्वेदा की हमारी आपसे बात हुई और ये पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा जो हमको हमको पीछे धकेलने का प्रयास जो किया गया, उसका बहुत बड़ा कारण था। जब ये समझ लीजिए ब्रिटिशर्स हैं, उसके पहले भी जो लोग आए पुर्तगाली वगैरह, ये सब ने जब यहाँ का ज्ञान देखा, मैं एक समझ लीजिए छोटी सी कहानी के साथ इसको आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज बताइए। एक अंग्रेज थे, तो उनकी वाइफ की तबीयत एकदम से खराब हुई। मैंने एक लोगों जगह से सुन रखा है। तो उसने बहुत परेशान हो गए कि यहाँ तो कोई गांव में थे, वो प्राचीन काल समय जान ही रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल नहीं है और मैं तो इंडिया में हूँ, ये पिछड़ा है, ऐसा है वैसा, उनकी ये भावना थी। तो क्या बोलते हैं, वो किसी से उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, वो मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है, बहुत प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल
लग रहा है कि मतलब टाइम होने वाला टाइम हो गया उनका। तो उन्होंने कहा परेशान मत होइए, तो वो एक वैद्य को गांव से बुला लाए। उन्होंने सिर्फ नाड़ी देखी और नाड़ी उनकी देखने के बाद और बता दिया कि प्रातः काल वो किसी जो है स्थान से उनको चोट लग गई है। अच्छा, वो मतलब नाड़ी देख के बता दिया कि ये 24 घंटे के अंदर की ही समस्या है। अच्छा। और उन्होंने अपने झोले से कुछ पत्तियां निकाली, उनको पीस के दे दिया, और जो वो जिनका शरीर शांत होने वाला था, जो अपने जीवन से संघर्ष कर रही थी, वो उठ के बैठ गई। अच्छा। तो ये स्थिति जब इन्होंने देखी तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर यहाँ पे राज करना है तो यहाँ के ज्ञान को खत्म कीजिए, क्योंकि ज्ञान खत्म नहीं होगा तो समझ लीजिए हम इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। इनको पीछे करने की तो बात जाने दीजिए। ऐसी आक्रमणकारी जब आए तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले इनके जो शिक्षा संस्थान है, जो इनके धर्म है, गुरुकुल है, धर्म स्थान है, उनको आप पहले जो है विध्वंस कीजिए, क्योंकि ये तो एक मंत्र पढ़ेंगे, ये फूंक मार देंगे तो हम भस्म हो जाएंगे और हम इनको गोले बारूद से कैसे हरा पाएंगे। तो सबसे पहले ये स्थिति हुई कि जो हमारा मूलाधार था, जो हमारा ज्ञान का जो भंडार था, उसके ऊपर इतने ज्यादा हमले हुए कि हम वहां से थोड़ा सा बैक हो गए जी। लेकिन आज भी आप एस्ट्रोलॉजी की हम और आप बात कर रहे हैं, आज भी जितने भी देश हैं, आप जो नए नए आजकल जो पोर्टल बने हैं, नाम नहीं मैं किसी का लूँगा, आप देखिए रात में 12 से सुबह 4, भारत में तो सोने का समय है ये, आप देखिए सब बिजी रहते हैं इंडियंस एस्ट्रोलॉजर के साथ। अच्छा। बाहर के और क्या, ये आपके जो है कनाडा के, आपके यूएस के लोग हैं, अमेरिका के, आपके इंग्लैंड के लोग आपको मिल जाएंगे, सर्च कीजिए, ये फैक्ट है। मतलब ये कंसल्टेशन चलती रहती है इनकी? बिल्कुल, वो पूरी रात मतलब यहाँ के लोगों को जगाते हैं। अच्छा। कि गुरुजी मुझे, मेरे साथ ये समस्या है, मुझे ये बता दीजिए, मेरे साथ ये समस्या है। आपके साथ होता है ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे बाहर के क्लाइंट वगैरह हैं तो वो कह के रखते हैं कि मुझे आज ये कंसल्टेशन लेना है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ऐसी समस्या चल रही है। तो अब भाई टाइम का थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो करना ही। अभी आपने समस्या की बात करी कि समस्या चल रही है, तो मुझे एक बात बताइए आप कि ज्योतिष से मुझे क्या क्या हेल्प मिल सकती है? मतलब मैं क्या क्या चीज़ें जान सकता हूँ और क्या क्या हेल्प मुझे अपने जीवन में मिल सकती है? जी देखिए, पहले तो क्षेत्र आपको निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष जो है वो जीवन के आरंभ से लेके अपूर्ण होने तक किसी भी समस्या का समाधान कर पाने में सक्षम है, और वो आपकी समस्या बताने में भी सक्षम है। आप अगर अपनी समस्या नहीं भी बताएंगे तो आप अपनी कुंडली या आप आगे सामने खड़े हो जाएंगे। अच्छा। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर आपके सामने, जो कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर है, वो आपके सामने आपकी समस्या भी बता देंगे और उसका आपका निवारण समाधान भी बता। इस चीज का मैं टेस्ट लेके जाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहीं बैठा हूँ। बिल्कुल, आपको हर एक चीज बताई जाएगी जी। तो आप, हाँ, तो फिर अगर जैसे मुझे आप मान लीजिए, अगर मुझे इससे क्या क्या हेल्प मिल सकती है, लाइक कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जी। या इस लड़की से तो ऑब्वियसली हम लोग कुंडलियाँ तो मिलाते ही हैं। यस, बहुत सालों से हम लोग कुंडली मिलाते हैं। तो इसमें मतलब जैसे और क्या क्या हम लोग जान सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए? देखिए, जो ये हमारी पराविद्या है, तो हमारे जो सुपर साइंटिस्ट हैं, जिनको आप ऋषि मुनि कहते हैं, महर्षि, तो उन्होंने जब इस विद्या को जब वो मतलब मूल रूप दिया, मूर्ति रूप दिया, जब सामने आई, तो इसमें ये मान के चलिए उन्होंने सबसे पहले जो कुंडली बनाई वो काल पुरुष की कुंडली बनाई। अच्छा। समय की कुंडली। अच्छा, समय की भी कुंडली है हमारे पास? काल पुरुष की कुंडली बनाई। तो जो मतलब समझ लीजिए सृष्टि को चलायमान रखे हुए है जो काल पुरुष है, तो उस कुंडली में उन्होंने 12 भाव बनाए। ओके। 12 भाव में जो प्रथम भाव होता है वो आपके तन का, आपके स्वभाव का, आपकी प्रकृति का भाव होता है। अच्छा। उससे जाना जा सकता है कि आप प्रकृति में कैसे हैं, स्वभाव में कैसे हैं, आपकी शारीरिक संरचना कैसी है, वो ये जाना जा सकता है। दूसरा भाव जो होता है वो व्यक्ति के धन का होता है, व्यक्ति के कुटुंब का होता है, व्यक्ति के वाणी का होता है। वहां से आप जान सकते हैं वो जहां उस भाव में जो ग्रह बैठा है उसके आधार पे और उस भाव में जो संख्या है उसके आधार पे आप उसकी वाणी,
उसके धन की स्थिति, उसके कुटुंब की स्थितियां जान सकते हैं। वैसे जो तीसरा भाव है वो आपके पराक्रम का है, आपके भ्रात स्थान का है और आपके शक्ति का भाव है। ओके। तो ये उसमें जो संख्या है या उसमें जो ग्रह बैठा है या उसमें जो ग्रह देखता है उसके प्रभाव अलग अलग है। अच्छा। इतनी ज्यादा बारीकी से हमारे सुपर साइंटिस्ट द्वारा बताई हुई है विज्ञान। इतनी डीप में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर पॉडकास्ट ही हमारा 3-4 घंटे का बन जाएगा। जी। आप छोटा मोटा ऊपर से मोटा मोटा मैं बताता हूँ कि देखिए जो हमारी जन्म लग्न कुंडली है उसके वैसे तो हर भाव का अपना महत्व है, लेकिन 3 भाव जो है वो 3 भाव सबसे महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के लग्न यानी उसका शरीर, दूसरा व्यक्ति का पंचम भाव यानी उसकी बुद्धि, और वो भाव जो पंचम है वो सिर्फ बुद्धि को नहीं, वो व्यक्ति के जो ये मान के चलिए विद्या का क्षेत्र है, उसके साथ साथ उसका ज्ञान होने के साथ उसके जो रिलेशंस होते हैं, अच्छा, लव अफेयर वगैरह, लव लाइफ, वो 5वें भाव से देखी जाती है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको हम त्रिकोण कहते हैं, वो पहला, 5वां, 9वां भाव जिसको त्रिकोण कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, अपनी अपनी मतलब अपने अपने आधार पे लोग उसका मतलब जो है उसको वक्तव्य देते हैं या उसके बारे में व्याख्या करते हैं। जो 9वां भाव है वो व्यक्ति का भाग्य है, अच्छा, व्यक्ति का धर्म है और पिता भाव है। अच्छा। तो व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो स्वयं होता है, उसका शारीरिक, उसकी सोच, प्रकृति, उसकी बुद्धि, उसकी विद्या और उसका भाग्य, क्योंकि भाग्य व्यक्ति के साथ है तो सब कुछ प्राप्त है। तो ये हो गया आपका जो कुंडली के महत्वपूर्ण भाव हो गए। उसके साथ साथ जैसे मैंने तीसरे भाव तक आपको बताया था, चौथा भाव व्यक्ति की माता का भाव है, व्यक्ति के सुख का भाव है। अगर मैं शॉर्टकट एक एक जो है बात बताऊं, 5वां भाव मैंने आपको बता दिया। 6ठा भाव व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु के बारे में देखा जाता है, प्लस उसके साथ साथ जो वो मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रतियोगिताओं में, संघर्ष में कहाँ तक जाएगा, अच्छा, तो संघर्ष कर पाने में कितना सक्षम है, अच्छा, ये उसके 6th भाव से देखते हैं। और जैसा 7th भाव है वो आपके जीवन साथी का भाव है, अच्छा, वो आपके मित्रों का भाव है, अच्छा, ऐसी 8वां भाव है वो आपकी गुप्त विद्या का भाव है, आपकी आयु और आपकी मृत्यु का भाई भाव है, अच्छा, 8वां भाव। और 9th हाउस में मैंने आपके भाग्य से संबंधित बताया था। 10th हाउस है वो प्रोफेशन का भाव है, ओके, वो आपके कर्म का भाव है, आप किस कार्य क्षेत्र में जाएंगे ये 10th हाउस का जो प्लैनेट है वहां पे बैठा हुआ वो बताएगा, या जिसकी दृष्टि पड़ रही वो बताएगा, या वहां पे जो संख्या है वो बताएगी। अच्छा। और 11th हाउस जो है वो आदमी की आय का भाव है, व्यक्ति की, और उसकी जो विश है वो इच्छा शक्ति या इच्छा पूर्ति उसका भाव है। और जब पूरे 1 से लेके 11 भाव तक हम आते हैं तो अंतिम भाव बचता है 12वां भाव। वहां से व्यक्ति का शयन सुख देखा जाता है, व्यक्ति का व्यय देखा जाता है, प्लस मोक्ष का कारक भाव है। अच्छा, वहां से देखा जाता है कि 1 भाव से 11 भाव तक जो वो चल के आया है, लग्जरी और मोक्ष एक ही जगह पे है। जी बिल्कुल, लग्जरी के बाद मोक्ष है, क्योंकि जब सब कुछ प्राप्त करेगा, जब तृप्ति होगी तभी मुक्ति होगी। हाँ, ये वो तो वैसे सही है, अनटिल अनलेस आप तृप्त नहीं हो आप मुक्त नहीं हो सकते। तो सर मुझे एक बात बताइए, जैसे जो आपने अभी मुझे बात बताई है जी, अब मैं पैदा हुआ एक दिन को, जी, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, जी, ठीक है, मैं एक समय पे पैदा हुआ, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल, मैं किसके घर पैदा होऊंगा वो भी मेरे हाथ में नहीं है। जी, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है वो ही मेरी तकदीर डिसाइड कर रहे हैं। जी। तो इससे कैसे फाइट करी जाए? देखिए, ये तकदीर डिसाइड नहीं कर रहे हैं जी, ये बता रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अभी आप क्या बैंक बैलेंस या मतलब अपनी पॉकेट में क्या मनी लेके बैठे हैं, तो आप कहीं से लाए होंगे वही तो रखे हैं आप जी, या आपकी जो आय करके आपका जो कमाया हुआ धन होगा वही तो है आपके पास। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये सिर्फ हमको बता रही है। ओके, और अगर हम में कोई मतलब मानिए हमारे पास वो चीज नहीं है तो वो उसका रास्ता बताएगी। जैसे आपने कहा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये 3 प्रकार के सिद्धांतों पे या 3 शब्दों पे ये इसकी जो है संरचना की गई है। पहला है ये आपका प्रारब्ध, ओके, कि आपने अपने पूर्व जन्म में, क्योंकि हमारे संस्कृति में हमारे जो वेद हैं और हमारे जो भी पुराण हैं तो उसमें सब में ये बताया गया है कि आपको जन्मों के कर्म के आधार पे, उनके जो आपने उस जन्म में जैसे कर्म किए उसके आधार पे आपको अगला जन्म मिलता है जी, लेकिन वहाँ पे जो आपसे पाप होंगे, जो आपके पुण्य होंगे, तो हमारे जो
पुण्य है जीवन के, वो हमारा बैंक बैलेंस यानी संचित कर्म है। अच्छा। जो हमारे खराब जो हमने भोगना है, जिनको हमको इस दोबारा इस यहाँ जन्म लेके जो भोगना है, वो आपका प्रारब्ध हो गया। अच्छा। ये 2 तक कुंडली में है। ओके। उसके बाद जो हमारा जिसके ऊपर गीता का बेस है, जिसके मतलब जो गीता जहाँ आधारित है, या भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान श्री विष्णु ने 8वां अवतार लिया तब उन्होंने जो हमको कर्म का ज्ञान दिया, वो है आपका तीसरा, वो आपका क्रियामाण है। जैसे मानिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत उच्च अवस्था में बैठा है लेकिन भाव खराब बैठा है, ठीक है, तो आपके जो संचित कर्म है वो अच्छे हैं, लेकिन जो प्रारब्ध है उसने भाव में खराब हो गए। अब क्या करेंगे, आप अपने क्रियामाण के आधार पे आप उसको जगा लेंगे। क्रियामान मतलब कर्म आपके। अच्छा। आपके क्रियामाण जो आपके अच्छे कर्म है। अच्छा। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। तो सत्कर्म, अच्छा। कुकर्म से नहीं, कुकर्म से तो और खराब कर लेंगे, वो अगले जन्म का भी बुरा करेंगे। हाँ, इस जन्म में तो होगा ही होगा, वो तो तुरंत ही हो जाएगा, क्योंकि क्रियामाण इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो आगे भी। अच्छा। तो ये चीज है कि जितना मतलब हमारा हिस्सा प्रारब्ध का है, जितना संचित कर्मों का है, बैंक बैलेंस का, उतना ही हिस्सा हमारी आय का है, ये जो क्रियामाण है, कि हम कितना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, कितने सत्कर्म कर रहे हैं। और इसमें मैं एक बात भी कह सकता हूँ कि जो कर्म है वो सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा। क्योंकि उसका एक रीजन है, जो प्रकृति है वो कर्म प्रधान है, और हमारे सारे जो भी हमारे लॉर्ड रहे हैं, जो हमारे परमात्मा भगवान जो भी जिन्होंने यहाँ पे अवतार लिया है, उन्होंने सबने एक ही बात बताई है, काम करो, कर्म के विषय में। तो व्यक्ति, और ये मान के चलिए सौरमंडल से हम सीखें, चाहे आप अपने अंतरिक्ष, अपने जो है मतलब जहाँ जहाँ देखेंगे आपको कर्म दिखाई पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के जो लोग काम कर रहे हैं वो 24 आवर, वो 365 डेज, ईयर टू ईयर वो वर्क कर रहे हैं। सोच के देखिए, अगर 1 मिनट के लिए परमात्मा के जो लोग हैं, कालिंदे कह लीजिए, या जो आत्माएं हैं, वो हमारी जो उनके नियामक जो प्रकृति ने बनाए हैं इसके लिए, 1 मिनट के लिए अगर हवा चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? किसी बम, किसी वो युद्ध, किसी की आवश्यकता नहीं। 1 मिनट के लिए अगर जो अर्थक्वेक आता है वो जस्ट सेकंड में आता है, 1 मिनट के लिए, वो ज्यादा देर के लिए आ जाए, क्या होगा? सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और 1 मिनट के लिए आप सोच के देखिए कि ये जो मतलब हवा के साथ साथ ये जो आपका आवागमन का लगा हुआ है, कि जीवन आ रहा है और जीवन जा रहा है, तो 1 मिनट के लिए मृत्यु दर कम हो जाए और जीवन दर कम हो जाए, तो आप सोचिए क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। तो यहाँ से जो एक कॉन्सेप्ट है कि कर्म सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा। सबसे बड़ा पुण्य, और चिंता सबसे बड़ा पाप है। अच्छा जी। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो परमात्मा की योजनाओं पे और प्रकृति के जो क्रम है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं उनके ऊपर। तो गुरुजी एक बात मुझे और बताओ आप, जैसे अभी आपने बताया कि इतना सब कुछ जाना जा सकता है, जी। तो कोई भी जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो इतने बड़े बड़े हैं, ये जैसे भूकंप आपने बात करी, भूकंप से मुझे ये क्वेश्चन याद आया, जब भूकंप आते हैं, जैसे कोविड आया या वॉर्स होती हैं, ये हम लोग क्यों नहीं प्रेडिक्ट करते ताकि थोड़ा मानवता का भला हो जाए? जी देखिए, बात यह है कि जब कोई विषय सामने आता है तभी तो उसके बारे में व्यक्ति अपना वक्तव्य देगा। अब ये है कि जो रिसर्चर हैं, जो एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो बताते हैं। अभी जैसे 2024 को लेके, 25-26 को लेके काफ़ी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बताया है, और आपको 2-3 साल में देखने को मिलेगा, बवाल मचेगा, बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो गणनाओं के आधार पे बताई जाती है कि ग्रह की स्थितियाँ कैसी है, कौन सा ग्रह किस राशि में गया है, कौन सा नक्षत्र किस समय कैसा होगा, तो ये बताया गया है। तो उससे ये चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन जब वो विषय सामने आता है या उस विषय पे जब ध्यान जो है केंद्रित किया जाता है, लेकिन अब ये है कि जब कोई विषय सामने नहीं आ रहा है और ध्यान केंद्रित नहीं है, और अन्यथा मतलब इसके साथ साथ ये भी हम लोग कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत से ऐसे ज्ञानी संत महात्मा पुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनके पास लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका कांटेक्ट टूटा हुआ है, नहीं जा पा रहे हैं, और उनको लोगों को बताने की सोच भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं, वो चाह भी नहीं। जो परमात्मा से मिला हुआ है उसको किसी प्रकार की चाह और चिंता नहीं जी, 2 चाह उनके पास नहीं है। तो अर्षद जी मुझे एक बात बताओ,
अभी हम राजनीति की जैसे बात कर रहे हैं, जी तो आपको इस बार अभी इलेक्शन का टाइम चल ही रहा है जी और आप खुद राजनीति से हो, जी। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन चल रही है कि इस बार कौन पावर में आने वाला है? क्या राहुल बाबा का कुछ चांस है इस बार या मोदी जी फिर से? देखिए, विजय तो उसी की होगी जो धर्म पे होगा, अच्छा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में धर्म की व्याख्या की गई है वो एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसको सब थोड़ा मतलब भी बता दो आप। ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, अच्छा, ठीक है, जिसमें आपका ये मानते चलिए धैर्य हो गया, सत्य हो गया, क्रोध ना करना, असत्य ना बोलना, मतलब अच्छी अवस्था में रहना, साफ सुथरा। उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो अपने प्रकृति परमात्मा को मानना, ठीक है, विद्या अध्ययन करना, तो ये जो 10 लक्षण हैं, ये धर्म का जो पालन करता है वही समझ लीजिए इस मतलब सृष्टि में सरवाइव कर पाता है अच्छे से। अन्यथा कहीं ना कहीं जहां आप धर्म से हटे, धर्म से गए आप, तो वो समझ लीजिए आप धीरे धीरे आपका चरित्र भी विषैला हो गया। अच्छा, और फिर आप पाप में संलिप्त हो गए और वो जो एक फोकस है, एक आकर्षण है, वो समाप्त हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए जो धर्म पे होगा विजय उसी की होगी। अच्छा, एक बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हो आप। जी जी, बिल्कुल आप समझ भी रहे होंगे। और ये भी है कि अगर होता कभी कदार ये है कि जैसे आपने कहा कि मानिए अधर्म का वाला जीत गया, तो जब भी अधर्म जीतेगा तो फिर भगवान विष्णु आएंगे। अच्छा, कोई नया अवतार लेके, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्मी विजय होता है, तब तब परमात्मा के जो पालनहार हैं, जो हमारी प्रकृति के जो पालनहार हैं, तब तक वो जन्म लेते हैं, आते हैं और फिर वो धर्म का जो है स्थापना करते हैं, दोबारा स्थापना होते हैं। तो कलयुग का खात्मा जल्दी होने वाला है। बिल्कुल, कलयुग का खात्मा तो हमारी समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी से भी हो सकता है। अच्छा, जी बिल्कुल। ये कैसे? ये तो आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताई। देखिए, एक्चुअल में ऐसा है, कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब यही है कि हमारे आचरणों में विशुद्धि, हमारे स्वभाव, हमारी जो हमारी शक्तियां हैं, मतलब वो हम नेगेटिविटी अपने अंदर ला रहे हैं। जो हमारा सत्य है वो मतलब गलत दिशा में चला गया, हमने झूठ को सत्य मान लिया है, झूठ का बोलबाला हो गया है। यही तो है कलयुग। जी, ना कोई परमार्थ है, ना कोई दान है, तप है, ना दया है। क्या है? हिंसा है, असत्य है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, धर्म के प्रति आस्था का समझ लीजिए लोप हो गया है। यही तो है। और जैसा कि मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी इनको खत्म। सतयुग ला सकता है, कलयुग को खत्म कर सकता है, सतयुग ला सकता है। अच्छा, क्योंकि सतयुग का क्या भावना है? सतयुग में जो सबसे बड़ा मतलब व्यक्तियों का व्यक्तित्व था, वो था सदाचरण। सबसे बड़ा जो उसमें मुख्य पॉइंट था वो था सत्य, धर्म, त्याग, तप, दया, दान, ज्ञान। ये सतयुग की जो मुख्य पृष्ठभूमि है, इन पे सतयुग खड़ा था। और जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी जानेगा, एस्ट्रोलॉजी सीखेगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल जो मेथड्स हैं उनको जब अपने जीवन में उतारेगा, तो वो निश्चित जान के चलिए कि वो एक सदाचारी हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा, दयावान हो जाएगा, धनवान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात सत्यवान हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमारे जो 9 प्लैनेट हैं वो हर एक चीज के लिए आपको दंड भी देते हैं और रिवार्ड भी करते हैं। अब अगर आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, आप अपने पिता का सम्मान कर रहे हैं जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है, तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, इसी प्रकार जब आप अपनी माता का सम्मान कर रहे हैं, आप बहुत शालीनता से बात कर रहे हैं किसी से, अपनी शालीन प्रकृति बनाए हैं, तो आप जो है चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। ये सारे प्लैनेट हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने जो मेन आपका जो क्वेश्चन है सतयुग का या जो है कलयुग जाएगा, तो जब किसी प्रकार का मतलब गलत कार्य ही नहीं होगा, सतयुग भावना ही नहीं होंगी, वो कौन सा युग होगा? सतयुग। सतयुग होगा ना। ये कॉन्सेप्ट है हमारी एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा, तो अभी जैसे हम लोग हर्षित जी पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे थे जी। और आप खुद पॉलिटिक्स से हो, जी, तो आपके क्या दिमाग में आया कि भाई अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर जो चल रहा था जी। उसको छोड़ के आपने एस्ट्रोलॉजी एक तो पढ़ी, जी, फिर अब आप
कुंडलियां भी नहीं देखते हो आप, ज्यादा सिखाते में वो बिलीव करते हो, आप पढ़ाने में ज्यादा बिलीव करते हो लोगों को एस्ट्रोलॉजी रादर देन कि आप खुद कुंडलियां बैठ के देखो या वो ऐसा। ये क्या आपका चेंज ओवर क्यों किया आपने? देखिए, जो हर व्यक्ति को जो मतलब प्रकृति होती है अपनी जिम्मेदारियां वो देती है। और रही जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के चुनाव की बात, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी को चुन नहीं सकता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी खुद आपको चुनती है, खुद आपको चुनेगी। आपकी जब दशाएं आएंगी, आपकी ग्रह स्थितियां जब परिवर्तन करेंगी, या कोई योग होगा, आपकी कोई प्रॉमिस आपकी कुंडली में, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे कैसे भी करके। मेरे तो पिता भी एक प्रकांड ज्योतिषाचार्य है। अच्छा जी, और 50 वर्षों का उनका बहुत अच्छा जो है समझ लीजिए चारों तरफ उनका जो कार्य क्षेत्र में बहुत ख्याति फैली हुई है। तो अब मैं उनका अंश हूँ, तो विद्या भी मुझे उनसे मिली, ज्योतिष आपके खून में है, ब्लड में कह सकते हैं आप है। और उसके साथ ये भी है कि जैसा आपने राजनीति को लेके कहा कि राजनीति में सफलता, तो देखिए मैं सफलता और असफलता के लिए राजनीति में नहीं गया था। अच्छा, मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ, सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ, और मैं सिद्धांतों के आधार पर राजनीति में गया था। मेरी सोच थी कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकूं, जो वर्तमान में जो अवस्थाएं, जो समस्याएं चल रही हैं, उनसे कुछ ही मदद कर सकूं, कुछ ही ऐसा मेरे द्वारा हो सके, ये कैसा कुछ श्रेय मुझे भी मिले कि हाँ मैंने कुछ परिवर्तन किया जी। लेकिन जो वर्तमान का जो कलिकाल है, जैसा कि बता रहा हूँ मैं आपसे, और जो समय चल रहा है वो समझ लीजिए ज्ञान को बहुत कम महत्व है। अभी हम एस्ट्रोलॉजी पे जो चर्चा भी कर रहे हैं, तो ज्ञान पे इसलिए महत्व कम हो गया कि जैसे कि आप 4 युग जानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसी प्रकार मेरा कहना यह है कि 3 युग होते हैं, और एक युग होता है ज्ञान का, वो माता सरस्वती का होता है। ओके। दूसरा युग होता है काली का, वो शक्ति का युग होता है। ये चल रहा है धन का युग, अच्छा, माता लक्ष्मी का। तो इसमें मतलब जो ज्ञान है और जो शक्ति है वो धन के अधीन है। ये आप देख भी लीजिएगा, प्रैक्टिकल आपको मानेंगे भी और सभी लोग इसको स्वीकार करेंगे, जानेंगे। तो मैंने जो बदलाव लाने की सोची थी, तो वो पॉलिटिक्स में इतना मतलब धन वेस्ट करना या जाना, मतलब इस प्रकार के प्रयास करना, वो चेंज नहीं ला पाया। और यह भाई अभी समय देता है, अभी आप जान रहे हैं न्यू मतलब जो है एज है, अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, तो ये मान के चलिए कि वो परिवर्तन नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों मैं अगर 100-200 लोगों को भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, तो वो जो मेरी सोच है, उस सोच के अगर 100 एस्ट्रोलॉजर भी निकल गए, तो वो लाखों लोगों को वो बताएंगे कि आप अगर सदाचरण करेंगे, सत्य बोलेंगे, आप अगर अपनी माता पिता का सम्मान करेंगे, अगर आप अपनी माता का सम्मान करेंगे, तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, आपको कभी एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, डीप थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग आप नहीं करेंगे, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, आप अपने पिता का सम्मान करेंगे तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको मतलब ये मान के चलिए समाज में यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी, आप अपनी स्त्री का सम्मान करेंगे तो धन की कभी कमी नहीं होगी। अच्छा, लक्ष्मी जी कभी रूठेंगे नहीं। जी जी। तो इस तरीके से जो हमारे 9 प्लैनेट है, तो उसके अपने अपने जो है कार्य क्षेत्र है। अगर आप उनका मतलब सम्मान करेंगे, उनसे संबंधित कार्य करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने से छोटों का, मतलब किसी गरीब का या किसी छोटा कार्य करने वाले का, जो आपके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता, हाँ, तो उनका आप जो है अच्छे से उनका सम्मान करते हैं या उनके प्रति एक भावना अच्छी करते हैं, तो शनि आपका अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये आप मानिए। तो इस तरीके से जब ये ज्ञान वो एस्ट्रोलॉजर उन लोगों को देंगे, तो एक चेन चलेगी, तो वो समाज में ज्यादा सुधार होगा। अच्छा, वो डायरेक्ट ये मान के चलिए चरित्र में सुधार हो जाएगा, व्यक्तित्व निखर के आएगा। अच्छा, तो व्यक्ति को बदलना से अच्छा मुझे लगा कि व्यक्तित्व पे काम किया जाए। अच्छा, तो एक बात और बताइए, अभी एक चीज और है जी, कि जैसे आप या तो सिखा रहे हैं जी जी, उसके अलावा आप इतने बिजी होते हो कि लोग कहते हैं भाई हमें तो कंसल्टेशन की बुकिंग ही नहीं मिलती, क्योंकि आप ज़्यादा पॉलिटिशियंस की कुंडली देखते हो या फिर आप स्टार्स की कुंडली देखते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये आएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब हम ये एपिसोड डालेंगे उसके नीचे डालेंगे कि भाई आपको अगर कंसल्टेशन लेनी है तो इस नंबर पे कॉल करो, फिर कहेंगे हमें तो मिल ही नहीं रहा भैया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मेरे लिए चाहे कोई स्टार हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या कोई पॉलिटिशियन हो, मेरे लिए देखिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जी,
मैं मतलब ये कभी भेद मेरी भावना नहीं, क्योंकि मैं सिद्धांत पे चलता हूँ। जो भी व्यक्ति सैद्धांतिक होगा तो उसके लिए व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होगा जी। तो मेरे लिए ये नहीं है कोई कि ये बहुत मतलब हाई मतलब पर्सनालिटी है और ये बहुत लो है। देखिए किसी का भी जो विद्या होती है, तो जो विद्या को ग्रहण करता है तो वो सिद्धांतवादी हो जाता है। क्योंकि देखिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्ते, शब्दों का भाव यही बस इतना है, जो हमें करे दुखों से मुक्त वही धरा पे विद्या है। अच्छा। तो जिस विद्या को इसलिए धारण किया गया है, उसको इसलिए सीखा गया है कि दुखों से मुक्त किया जाए। तो ये थोड़ी ना है पॉलिटिशियन तो खुश ही है। दो ही लोग खुश हैं हमारे देश में, पॉलिटिशियंस और एक्टर्स। तो वो तो खुश ही है, तो उनके से ज्यादा प्रायोरिटी मैं दूसरों को दूंगा। अच्छा जी। तो मतलब आप देते हैं ऐसा, मतलब ये बिल्कुल कहने की बिल्कुल बातें हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, अभी आप बीच में ना एक बात कर रहे थे, कुछ दशाओं की आप बात कर रहे थे जी। मैंने एक और भी चीज एस्ट्रोलॉजी में सुनी है, महादशा। जी। महादशा क्या होती है? उसमें जैसे अलग अलग ग्रहों की महादशा होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है और वो होती क्या है? देखिए महादशा के बारे में बताने से मैं चाहूँगा कि मैं महादशाओं को एक स्टोरी के माध्यम से बताऊं। स्टोरी सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है। आप सुनाओ, किसकी कहानी है पहले ये बता दो आप। अरे मेरी ही कह लीजिए। अच्छा आपकी है जी। फिर तो और मजा आएगा, चलिए सुनाइए। देखिए मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरी सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई। अच्छा। यस। सूर्य जो कारक है, हर प्लैनेट के अपने कारकत्व हैं। तो जो सूर्य कारक है वो राजनीति का कारक है। वो कारक है मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा और यश कीर्ति। ये उसके अट्रैक्शन मतलब एक विशेष मतलब व्यक्ति के जो ऑरा है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। अच्छा सूर्य है तो मेरा कुंडली में सूर्य अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग है। अच्छा। तो मैं स्टूडेंट लाइफ में जैसी धीरे से आगे बढ़ा, मेरी सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई, तो वैसे वैसे एकदम से मैं राजनीति में आ गया अनायास। फिर बड़े बड़े नेताओं से संपर्क हो गया। अच्छा जी। उस समय के मुख्यमंत्री और क्या बोलते हैं और भी तमाम केंद्रीय मंत्री वगैरह, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के लोग, सभी से अपना जुड़ाव हो गया। एकदम से सैकड़ों की मतलब संख्या में समर्थक हो गए। अच्छा। और उसके साथ साथ ये है कि अधिकारी वर्ग हो गया और तमाम मतलब ऐसे लोग, मान सम्मान पूरा मतलब फुल फ्लैश चीज़ें अपने साथ घटित होने लगी। फिर उसके बाद उसी समय स्टूडेंट यूनियन का मैं इलेक्शन भी लड़ने लगा। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें सूर्य की महादशा में यश, कीर्ति, मान सम्मान और राजनीतिक क्षेत्र, राज्य से लाभ, हर प्रकार से वो मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही सूर्य की महादशा आगे बढ़ी और चंद्र की महादशा आई, तो मैं जिस पार्टी में था उसकी गवर्नमेंट थी और वो चली गई। फिर उसके बाद आपकी महादशा चेंज होने से उनकी दशाएं चेंज हो गई। मैं अपनी महादशा के आधार पे चीज़ें बता रहा हूँ। फिर मेरी भाग्येश की वो महादशा थी। अच्छा। तो मेरा भाग्येश सूर्य है। फिर उसके बाद जो मेरी महादशा है, सूर्य के बाद चंद्रमा की महादशा आती है। फिर मेरी जब चंद्र की महादशा आई तो चंद्रमा मेरा चूंकि अष्टम भाव का स्वामी है। अच्छा। तो अष्टम भाव गुण विद्या कह सकते हैं आप, ज्योतिष है अष्टम भाव। अच्छा। मैं आपके सामने इसीलिए बैठा हूँ। तो फिर जब मेरी वो महादशा चालू हुई, चूंकि अष्टम भाव अनायास मानसिक चिंताएं और इस टाइप से भी मतलब चीज़ें देता है। अष्टम भाव कुंडली में त्रिक भाव में आता है और वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि मेरा जो अष्टम भाव का स्वामी है बहुत अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी अवस्था में बैठा है। फिर भी जो है जब महादशा स्टार्ट हुई तो चूंकि सरकार जा ही चुकी थी, फिर धीरे 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 जो मेरे हजारों में समर्थक थे फिर वो सैकड़ों में रह गए। फिर और महादशा बढ़ी, फिर 100, फिर मेरे 50 में रह गए। फिर कुछ ऐसे लोग जो जिनको मैंने उस दौरान वर्षों के दौरान मैंने उनको एक स्टेज पे पहुंचाया था, एक पहचान दी थी, तो वो भी धीरे 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 वो पलट गए, मतलब गायब होने लगे, क्योंकि वो खेल तो महादशा का था। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब कम संख्याओं में, तो जो मतलब या एक दो की संख्या कह दीजिए, कि जो कहते थे कि मैं तो आपका साया हूँ। अच्छा। और मैं कहाँ जा सकता हूँ। अच्छा। फिर एक दौर ऐसा आया कि जब महादशाएं बिल्कुल पीक पे आ गई, तब मैंने पलट के देखा, साया भी साथ छोड़ गया। साया भी साथ छोड़ गया। फिर ये हुआ कि
फिर मुझे थोड़ा भय सा लगा। अच्छा। जी। और फिर जो भय सा लगा, बिल्कुल महादशा बिल्कुल करीब, अष्टमेश की महादशा, तो फिर मैं भी भगा। अच्छा। और जब मैं भगा तो मैंने देखा किसी ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा। और जब मुझे पकड़ा तो मैंने पीछे देखा, आगे देखा, कोई नहीं था। तो मैंने कहा कौन है? तो आवाज आई, मैं मंगल, तुम्हारा साहस। अच्छा। और फिर वो उसने मुझसे कहा कि मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, जाओ तुम धैर्य को लेके आओ। फिर जब चंद्रमा की जाती हुई महादशा थी, मंगल की दशा में प्रवेश कर रहे थे। मंगल चूंकि जो है साहस का कारक है, मंगल का मतलब साहस है। फिर उसके बाद जब मैं धैर्य को लेने गया तो चीजें फिर सब परिवर्तित हो गई। अच्छा। आज आपके सामने बैठा ही हूँ। तो महादशा चलती कितने साल है वैसे? देखिए, हर ग्रह की अपनी मतलब जैसे होती है, जैसे सूर्य की महादशा 6 वर्ष की है। अच्छा। ठीक है। इसके बाद चंद्रमा की जैसे 10 वर्ष की आती है, और उसके बाद आपकी जो है आपकी केतु की, मतलब ये मतलब नक्षत्रों के आधार पर महादशाएं मिलती हैं। अच्छा। जैसे आपका जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो केतु है। ओके। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसके स्वामी के महादशा से आपके जीवन का प्रारंभ होगा। आप जो प्रवेश करेंगे उसी से। और ये कैसे, चूंकि कहा जाता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में कि पूर्व जन्म में उसी महादशा में आपकी मृत्यु हुई होगी जिसमें आप इसमें जन्म लेते हैं। अच्छा। जैसे मानिए केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, तो मानिए इस जन्म में आपको 2.5 वर्ष मिले, तो पूर्व जन्म में आप 5.5 वर्ष, 4.5 वर्ष आप काट के फिर दोबारा आपका फिर से नया आपका खाता स्टार्ट हो गया। अच्छा। फिर जैसे कि केतु की महादशा होती है, केतु के बाद शुक्र की स्टार्ट होती है, और शुक्र के बाद आपकी आती है सूर्य की, फिर चंद्र की, फिर मंगल की, फिर मंगल के बाद राहु की, ठीक है, राहु के बाद बृहस्पति की, बृहस्पति के बाद शनि की, फिर बुध की, फिर वही केतु। 120 वर्षों का महादशाओं का समय होता है। अच्छा, अभी ग्रह जो आपने मुझे बताए, इसमें मैंने एक चीज और सुनी है आपके बारे में कि जैसे उच्च और नीच के कुछ ग्रह होते हैं। जी जी, कि आप, मेरा ग्रह उच्च का है, ये नीच का है, और आप कहते हो भी कोई ऐसा उच्च नीच का ग्रह नहीं होता, मैं तुम्हारे नीच के भी ग्रह उच्च के कर दूंगा। नहीं, वो तो मतलब एक्चुअली मैं ये कहता हूँ ना कि भाई ये मान के चलिए, आप पूर्व जन्म में तो जान नहीं रहे हैं आपने कौन से खराब कर्म किए थे या प्रॉब्लम्स थी। अब मानिए आपके संचित कर्मों के आधार पे तो आपका उस समय जन्म हुआ जिस समय सूर्य एक संख्या पे चल रहा था, उच्च का था। और मानिए किसी दूसरे व्यक्ति का उस समय जन्म हुआ जब सूर्य 7 संख्या पे था, नीच राशि में था, तो उसमें सामने वाले की तो गलती नहीं। अब लेकिन उसके प्रारब्ध और क्रिया, मतलब जो प्रारब्ध और उसके संचित कर्मों ने तो ये दे दी, लेकिन अब क्रियामान क्या करेंगे? तो मेरा ये है कि उच्च के कर नहीं देता हूँ। जैसे आपने कहा कि 9 के 9 ग्रह उच्च के कर देते हैं, तो 9 के 9 ग्रह कभी किसी के उच्च के नहीं हो सकते। पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं, जो बुध और सूर्य की अवस्थाएं हैं वो बुध सूर्य से एक ही राशि आगे और पीछे जाता है। अच्छा। यानी अगर सूर्य एक संख्या पे है तो बुध या तो नीच का होगा, 12 पे होगा, या 1 पे होगा, या 2 पे होगा। बस इतनी 28 डिग्री के हिस्से ही, इससे ज्यादा दूर बुध नहीं जा पाता है। अच्छा। तो इसमें ये मान के चलिए, ये जो 8वां ग्रह, जैसे आप सूर्य को ले लीजिए, तो सूर्य जब उच्च का होगा तो बुध आपका उच्च का नहीं होगा। अच्छा। और जब बुध उच्च का होगा तो सूर्य, आप चेक कर लीजिएगा इसको, सूर्य जब बुध उच्च का होगा तो सूर्य नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि बुध 6 संख्या पे उच्च का होता है, अपनी राशि में वो उच्च का होता है। तो ये मान के चलिए अपनी दूसरी राशि में, तो वो कन्या पे जब उच्च का होगा तो या तो सूर्य स्वग्रही होगा, ठीक है। हाँ, ये है कि बहुत अच्छे प्रारब्ध है तो आपको आत्मा और ज्ञान बराबर का मिल जाएगा। अच्छी मतलब अच्छी आत्मा और ज्ञान दोनों बराबर का मिल जाएगा। जैसे सूर्य मूल त्रिकोण में भी उच्च का कहा गया है। तो जिसका बुद्धि बहुत अच्छी होगी, जो वाणी पे बहुत अच्छा मतलब जो है बहुत अच्छा कमांड होगा उसका, बहुत अच्छे कर्म करके आया है, या संचित कर्म उसके बहुत अच्छे हैं, प्रारब्ध भी उसका कम है, तो ये मानते चलिए उसका बुद्ध उच्च का होगा, उसी के साथ सूर्य उसका स्वग्रही हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो फिर उतना बुरा इफेक्ट नहीं होगा, वो चीजों को अपने हिसाब से प्राप्त की ओर लेके चला जाएगा। ठीक है। तो एक बात आप और बताओ भैया, आपके बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपके लिए कुंडली कितनी इंपॉर्टेंट है एक इंसान की? क्योंकि मैंने सुना है आप
कई बार तो कुंडली देखते भी नहीं हो। नहीं, देखते भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ही बता देता है कि उसका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो प्रकृति है, क्योंकि ग्रह प्रकृति देते हैं और प्रकृति तो ग्रह के सूचक है ना। अच्छा। तो वो सूचना दे देती है उसकी प्रकृति की, उसका ग्रह कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या है। अभी जैसे मैं अपनी महादशा की जो आपको अपनी स्टोरी सुना रहा था, उससे संबंधित आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो जो महादशा मुझे मिली उसी से ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे ये भी हुआ कि उन महादशाओं के साथ साथ मेरे ग्रह भी जो थे उन्होंने मेरा साथ दिया। जो कुंडली के ग्रह होते हैं, योग होते हैं, उन योगों ने भी साथ दिया। क्योंकि किसी भी कुंडली में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक महादशा, दूसरा कुंडली के योग, और तीसरा जो होता है वो गोचर होता है। ग्रह जो राशि परिवर्तन करते करते रहते हैं, आपके जो 12 भाव है उसमें एक दूसरे में जाते रहते हैं। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो जो योगास्थ है, उन योगास्थ ने मेरा बड़ा साथ दिया। अच्छा। जैसे 3rd हाउस का राहु, उसने कभी भी मुझे राजनीतिक बेसहारा नहीं बनने दिया। अच्छा। राजनेताओं का बहुत मतलब अधिक सहयोग रहा। अच्छा। उनकी कह सकते हैं साथ अच्छा रहा कि सभी पार्टियों से आज भी बुलावे आते हैं। अच्छा। और हमेशा अच्छे संबंध रहे, घरेलू संबंध रहे। जो पावर में नहीं रहे और जो पावर में आए, उन सबसे आपका संबंध सबसे अच्छे रहे। उसके साथ साथ ये है कि मतलब बुध अच्छा था तो वाणी का मतलब रहा, लेखन कार्यों में हमेशा रहा। कई बुक मैंने लिखी, आप जानते हैं। हाँ। ठीक है। उसके साथ साथ मित्र हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं जो हमारा हमेशा साथ देते थे और दे रहे हैं अभी। कभी मित्रों ने मुझे ऐसा एहसास नहीं कराया कि हाँ ये आज राजनीति में है तभी आप बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मित्र तो आप जानते ही बहुत ज़्यादा रोल मॉडल होते हैं आपके जीवन में। उसके साथ साथ जैसे चंद्रमा अच्छा तो माता का स्नेह मुझे बहुत मिला हमेशा। सूर्य अच्छा तो पिता का हमेशा सहयोग मिला। मंगल मेरा अच्छा तो मेरे भाइयों ने बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग किया। मेरा साहस हमेशा बढ़ा रहा। और ये मान के चलिए बुध अच्छा है तो मेरी बहनों से बहुत मुझे प्रेम मिला, मुझे साथ मिला। परिवार से बहुत मतलब अच्छा मतलब सहयोग रहा। बृहस्पति मेरा ठीक है तो गुरु के आधार पे भी हर गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया, कृपा दिया। उस कृपा के माध्यम से मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। केतु मेरा अच्छा है तो केतु से ये मैंने विद्या प्राप्त की। अच्छा। और इस विद्या में उन्होंने मुझे, केतु चूंकि विद्या भी देते हैं और विद्या के साथ साथ आपको सिद्धि भी देते हैं और कृपा भी देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि 9 ग्रहों की कृपा है मुझ पे। अच्छा। और वो सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। तो गुरुजी मुझे एक चीज़ और बताइए आप कि जैसे अभी आपने बोला भाई आप तो सामने वाली की प्रकृति देख के जी आप बता सकते हो उसका कौन सा ग्रह कहाँ पे होगा। जी। मेरे को देख के आपको क्या लगता है? देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र है पहले तो आपकी प्रकृति से पता चलेगा। बल्कि मैं एक चीज़ करता हूँ ना, मैं कोई फ़ोन होगा जिसके अंदर हम लोग कुंडली खोल सके अपनी। जी जी, आप अपना ही फोन ले लिए। मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। कोई फ़ोन है जिसमें हम कुंडली खोल सके? सबका ही दे दो, उनकी उसमें खोल लेंगे। तो सर ये खोल लिया मैंने अपनी कुंडली। ठीक है, मगर आप मुझे कुछ बताइए ना। नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं बता रखा है। अब इससे आपकी ग्रह स्थिति, आपके स्वभाव, आपके कार्य क्षेत्र, हाँ। आपके कर्म के आधार पे और आपके जो शारीरिक संरचना है उसके आधार पे मैं कुछ करीब अपनी विद्या के आधार पे या अपने ज्ञान के आधार पे, सिद्धि के आधार पे आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो आपका स्वभाव है वो हंसमुख है और मिलनसार हैं आप और वाक्पटु हैं। तो निश्चित तौर पे आपकी जन्म लग्न कुंडली में बुध आपका या तो अपनी उच्च राशि मतलब अपनी राशि में बैठा है या उच्च का है। तो बुध आप देखिए जहाँ है लिखा है वहाँ 3 है या 6 है, बताइए। ये 6 में है। 6 में है। हाँ। अब बताइए आप। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, बुध जुपिटर ही ना? नहीं, जुपिटर नहीं, बुध मतलब जो है आपका मरकरी। जुपिटर तो बृहस्पति होता है। जुपिटर के बारे में भी मैं बताऊंगा जी। मरकरी है, एमी होगा आपका। वो 3 में है। 3 में है। हाँ। तो ये आप जो लोग भी मतलब देख रहे हैं हमारा शो, आप ये देखिए, अगर बहुत अच्छा बोलना मतलब जो है वाणी बहुत अच्छी है, आप व्यवहार उनका बहुत मतलब व्यवहार कुशल है, हंसमुख है, चेहरे पे हंसी रहती है, इसका मतलब बुध अच्छा है। अच्छा। वो 3 पे होगा या तो 6 पे होगा? मेरा 3 में है। 3 में है। हाँ जी। दूसरा
जो आपका कार्यक्षेत्र है उसके आधार पे, और चूंकि आप जो ये मान के चलिए जो ज्ञान दे रहे हैं, ले रहे हैं, या वो मतलब चीज़ें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो आपकी लग्न है वो धनु लग्न है। वो कैसे पता चलेगी? पहला भाव जो होता है वहाँ पे 9 संख्या लिखी होगी। पहला भाव, हाँ जी बिल्कुल लिखी हुई है 9। लिखी है। हाँ और भी प्लैनेट की मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा आप मुझे टाइम के साथ कोऑपरेट कीजिएगा। जी। आपका जन्म किस वर्ष में हुआ था? मेरा जन्म हुआ सर 1981। और किस माह में हुआ था? जून में। कितने जून को? 14 जून। 14 जून को। ठीक है। आपका जो शनि है वो 6 संख्या पे है। जी बिल्कुल 6 पे है। 6 संख्या पे है। आपका सूर्य जो है वो 2 संख्या पे है। सन बिल्कुल 2 में है। 2 में है। अब ये क्या है? तो ये तो आप बताओ क्या है? नहीं, आपने मुझसे जैसे पूछा तो मैंने उसका मैं मतलब प्रत्यक्ष आपके सामने चीज रख रहा हूँ ना जी। उसको प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, मैं तो प्रत्यक्ष करके आपको दिखा रहा हूँ। जी। आपका स्वभाव भी मैं बताऊंगा। अच्छा। कैमरे के सामने हो सकता है पर्सनल लाइफ आपकी ना बताऊं, पर्सनल लाइफ वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप जो है क्या सोचते हैं, क्या पिछले समय में चीजें हुई हैं जी। या वर्तमान में आप किस चीज की तैयारी में हैं। हाँ। ये सारी चीजें इसी जो कुंडली की ग्रह स्थिति है, जो लग्न मिली है आपको, जो ग्रहों ने जिस राशि में मतलब समझ लीजिए आपके जन्म के समय आप के वो ग्रह वहां पे विराजमान थे, तो मतलब दशाओं के आधार पे सारी चीजें। तो आपने मतलब कमाल की बात बता दी। मतलब आपने सिर्फ मेरे से बात करके अभी 1-1.5 घंटे से जो हम लोग बात कर रहे हैं, आपने बिना कुंडली देखे मेरे 2-3 ग्रह तो बता दिए कि इस घर में बैठे होंगे। जी। नहीं, आपका जो मतलब जो एक बात करने का तरीका है और आपका मतलब रहन सहन और जो वो भी चीजें हैं, तो वो आपके शुक्र और चंद्रमा को भी बताती हैं। अच्छा, और ये बताओ अब ये किस में बैठे होंगे? आपका निश्चित तौर पे जो चंद्रमा है वो शुक्र की राशि पे है, या तो 2 संख्या पे या तो 7 पे। 7 में है बस। ये है एक्चुअल में। और ये क्या है? ये एस्ट्रोलॉजी है। गजब है। ये हमारी वेदों की विद्या है, वेदों का 6ठा अंग है। और चूंकि मतलब एस्ट्रोलॉजी में दृष्टि को देखने को क्यों महत्व दिया गया है? जी। क्योंकि जो भाई जैसे वेद है हमारे, उसका जो अंग 6ठा अंग ये तो बता दिया गया एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन वो है क्या अंग? तो वो नेत्र है। अच्छा। तो इसीलिए इसमें मतलब नेत्रों का बड़ा महत्व है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को देख रहा है, वो बात अलग है कि अंतर्मन से और या तो जागृत से। एक दृष्टि अंतर्मन की भी है कि आंखें बंद करके भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में जान सकता है, समझ सकता है। तो ये है प्लैनेट की पोजीशन। और अभी ये भी मैं आपको बता दूं कि गोचर की अवस्था में चूंकि आपकी धनु लग्न है, जितने भी धनु लग्न वाले हैं ये खुद बताएं हमारे शो में, जो है तरुण भाई के शो में कमेंट करके बताइए कि जितने भी धनु लग्न वाले लोग हैं जो अपनी लग्न जानते हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा शीघ्रता में है कुछ प्राप्त करने के, बेचैन है वो। मुझे तो चाहिए एकदम जल्दी से फेम है ऐसा कुछ? बिल्कुल। तो ये स्थिति है। जितने भी लग्न वाले लोग होंगे उनको मैं बता दूंगा। अच्छा। ये जितने आपके इस समय वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं वो मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे होंगे, क्योंकि उनके 5वें भाव में इस समय राहु चल रहा है। अच्छा। ये ट्रांजिट की परिणाम हो गए। अच्छा। वो जो मैंने आपको कुंडली आपके स्वभाव को बताया, वो आपके प्रकृति को देख के आपकी कुंडली बताई। अब पूरी कुंडली अगर मेरे सामने लाएंगे, दशा महादशा, तो वो मैं चीजें फिर आपको बिल्कुल बारीकी से इतनी ज्यादा मतलब जो है सूक्ष्म तरीके से बताऊंगा कि फिर आपको किसी अदर चीज को फॉलो करने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फिर हम ऑफ द कैमरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ पर्सनल बातें भी मैं आपको बताऊंगा ना आपके बाद। ये आप ऐसे मत बोलो, मेरे घर में जाके लोग पूछेंगे नहीं, ऐसी क्या पर्सनल बातें नहीं, बताना नहीं चाहते थे। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, शुक्र मेरा अच्छा है। वो उससे क्या होता है? उससे जो भी पार्टनर मिलता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अच्छा। आपका पार्टनर कैसा है? बहुत सही है जी। उसी के साथ साथ रिलेशन के मामले में बड़ी व्यक्ति मौज मस्ती स्वभाव का होता है। नहीं मतलब हाँ, ये बात तो है कि मतलब मेरी शादी से पहले तक काफी जी गर्लफ्रेंड्स थी। बस
तो ये सब चीज़ें हैं, ये प्लानट के बेस पे बताई जा रही हैं। जी। और वो प्लानट तो खैर आपने मुझे दिखाया भी नहीं। हाँ, मैंने आपने अब तक मेरी देखी नहीं है भाई। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये बिल्कुल प्लान नहीं है। मैंने अभी टाइम और वो डाला है और अभी तक उन्होंने मेरी देखी नहीं है कुंडली। ये देखिए सिर्फ एक अध्ययन का, निरंतर अध्ययन का, जी। और कुछ कह लीजिए कि परमात्मा की असीम कृपा है कि उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना, विद्याओं ने मुझे चुना। मैं गया उनकी तरफ जरूर, जी। लेकिन जब तक कि समझ लीजिए ईश्वर का आपके प्रति कृपा नहीं होती है तो तब तक कि आप इसको प्राप्त नहीं कर पाते। कोई भी विद्या हो, इवन ये मान के चलिए ये एस्ट्रोलॉजी है, इसी प्रकार से जो हमारी वेदों की समझ लीजिए अंग है आयुर्वेद, उसमें भी बहुत से मतलब आयुर्वेदाचार्य इतने ज़्यादा सिद्ध हैं जो आपकी नाड़ी देख के आपके एक एक रोग के बारे में, आपके स्वभाव, गुण, दोष सबके बारे में बता देंगे। और ये सब किसकी देन है? ये हमारे महान भारत, ये हमारे दिव्य ग्रंथों की, हमारे दिव्य संतों की, महापुरुषों की देन है जी। और इस मामले में मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारा भारत जो है वो सर्वशक्तिशाली है, पूजनीय है, वंदनीय है कि वो हमको वो विद्या दे रहा है जो किसी के पास नहीं। तो अभी समय आ गया कि हम लोग अपनी रूट्स जो हैं उनको वापस रिविजिट करें और बिल्कुल जाने कि हम लोग कितने पावरफुल थे जी। और कितने पावरफुल हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैं तो आपके मतलब शो के माध्यम से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं कहूँगा कि ऐसी शिक्षाओं की ज़रूरत है आज देश को। उसको आप अपने सिलेबस में शामिल कीजिए, कोर्स में। सिलेबस में बिल्कुल। अगर स्कूल के सिलेबस में ये बताया जाएगा कि आप बेटा आप अपने डेली आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, इससे जो हमारे 9 प्लैनेट में जो 2 इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं सन और मून, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपका सन स्ट्रांग होगा तो जीवन भर आपको यश, मान, सम्मान की कमी नहीं रहेगी, किसी काम में अवरोध नहीं आएगा। और आपका जो है अगर मून स्ट्रांग हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको मानसिक स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे खुशहाली जीवन में मतलब आप हमेशा रहेंगे, कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, ये ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो वो ये यूजफुल सिलेबस होगा जी। अगर वो मून के बारे में, आपके सन के बारे में, आपके सैटर्न के बारे में बताएंगे कि गरीबों की मदद कीजिए, अपने से नीचे जो लोग हैं उनका मदद कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो सैटर्न अच्छा होगा। सैटर्न अच्छा होगा तो व्यक्ति हमेशा कर्मकांडी होगा, मतलब ये मान के चलिए कर्मयोगी होगा। वो मतलब अपने कर्मों के द्वारा अपने समझ लीजिए लक्ष्य को हमेशा बहुत मतलब उसके प्रति बहुत अच्छी भावना के साथ वो उसमें प्रयास करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। तो ये जो आजकल का सिलेबस है वो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं। जो हमारा प्राचीन काल था तो वहाँ पे ये शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि उनको व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करता था और वो आत्मसात करने के बाद वो अपने जीवन को सुधार देता था। और वो गुरुकुल थे हमारी संस्कृति में, आप सब जानते हैं। आप इसी से संबंधित कई पॉडकास्ट, कई अपने शो वगैरह करते हैं, अपने शो में ये चीज़ें बताया दिखाया करते हैं। तो उसमें ये था कि अब देखिए हमारे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे जी। राजा और एक सामान्य वर्ग के ब्राह्मण जी एक साथ पढ़ते थे और दोनों में मित्रता थी। और ऐसी मित्रता थी कि वो मतलब ये मान के चलिए कि सुदामा को उन्होंने समझ लीजिए एक हिसाब से दरिद्र अवस्था से निकाल के वो संपूर्ण समझ लीजिए एक बार जगत का स्वामी बनाने जा रहे थे। तो ये मित्रता वो कहाँ से हुई? वो विद्यालय से हुई। और वो विद्यालय से वो विद्या सीखते थे कि जिससे उनके चरित्र में सुधार होता था, उनके स्वभाव में, उनके आचरण में, इसी प्रकार से। तो अगर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ये विचार करें कि हमारी 2 प्राचीन विद्या थी, जैसे थोड़ा बहुत आयुर्वेद, आप उसको मतलब इतना सिखाइए कि एक आयुर्वेद, दूसरा एस्ट्रोलॉजी, तो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा जी। और वो इतनी विद्या सीख लेगा कि वो जो मतलब ऐसे काम है जिनके बारे में व्यक्ति सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के कारण लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो बेरोजगारी भी नहीं होगी। कम से कम आप दूसरों का भला ही करेंगे, नहीं अपना भला कर लेंगे।
तो ये चीज़ें हैं। और ये आज के समय में तमाम ऐसे देश हैं जो हमारे वेदास को, हमारे पुराणों को, हमारे उपनिषदों को, हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, जर्मनी में संस्कृत यस सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। यस यस जर्मनी में भी पढ़ाई जा रही है, बल्कि यूएस में भी कई स्कूल हैं जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं। यूरोप में तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, संस्कृत के ऊपर। बिल्कुल। और वो स्कूल वगैरह में बताया जा रहा है कि राम कौन थे, जी बिल्कुल, कृष्ण कौन थे, वो किस युग में, युग का से लेके वो पूरा मतलब सारा चीज़ें लिखते हैं। तो आज जैसे मतलब हम लोग कहते हैं कि यूएस जो है बहुत सबसे पावरफुल जो है कंट्री है, और विज्ञान को बहुत मतलब हम लोगों ने प्रोपोगेंडा बना रखा है। ये जो है ये मोबाइल, इसको हम अपनी भाषा में यंत्र कहेंगे। ये 20 वर्ष 15 वर्ष इसकी अभी आयु है। इसके लाभ तो बहुत हैं, लेकिन जो इसके अन्य परिणाम हैं, क्या उस पर किसी ने अपना ध्यान दिया? और ये 20 वर्षों में एक जो खोज हुई, उसके आधार पे ये इतना जीवन को सरल और सहज कर रहे हैं। ठीक है, किसी से बात करना हो, दूर बैठे देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो वो हजारों वर्षों का जो शोध हुआ था, उनसे जो चीजें प्राप्त हुई थी, उनसे कितना लाभ मिलेगा, इसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया? सोचने वाली बात है। विज्ञान के जो सबसे बड़े मतलब आधुनिक जो है युग में जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, उनको जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के विषय में अपने वक्तव्य दिए हैं। बल्कि उन्होंने, आई थिंक कहीं मैंने पढ़ा भी था कि उन्होंने वेद भी पढ़े। यस, वेद भी पढ़े हैं, और उन्होंने मतलब बताया है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो मतलब ये मान के चलिए खुद में एक विज्ञान है। जी बिल्कुल, ये आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल, ये मतलब उनके वक्तव्य है कि एस्ट्रोलॉजी, अब वो ये कह नहीं सकते थे, वैज्ञानिक थे, कि नहीं वो विज्ञान से भी ऊपर है, विज्ञान उसका अंश है जी। जबकि ये सच है कि विज्ञान आपको प्रोडक्ट के पे बेस करता है। और ये जो है जैसे कोई संत है, कोई महात्मा सिद्ध पुरुष है, तो आप जब उसके पास कोई अपनी समस्या लेके जाएंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, तो वो आपको जो रेमेडी है या आपको कोई लाभ है, वो आपने ब्लेसिंग से भी दे देगा। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी, यस, ये एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है। अच्छा, 11 प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं। अच्छा। उनमें से एक ये है ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग से भी लाभ हो जाता है। साइंस में ऐसा नहीं है, ब्लेसिंग से कुछ नहीं होने वाला। आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आपको पहले तो सबसे पहले वो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, ऐसे जान भी नहीं जाएंगे, फिर आपका मेडिसिन देंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ, इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ साइंस को मैं, वो भी पार्ट है हमारा। हमने ही वेद पढ़ के हमने शोध किया है, सारे जो चीज़ें निकली हैं, साइकोलॉजी हो, कोई अपनी लैंग्वेज हो, ये सारी हमारी ये मान के चलिए हमारे वेदाओं से, मतलब वेदास से निकली है, वेदों से निकला है। तो मैं इस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो चूंकि मैं अपने अंग का कहाँ क्रिटिसाइज करूंगा। साइंस हमारा अभिन्न अंग है, विज्ञान जी, वो शोध करता, वो शोध बहुत सी साइंस की थ्योरीज हमारे वेदों से निकाल के वो चीजें हुई हैं। लेकिन ये जो है, जो पाश्चात्य संस्कृति के तमाम जो है मतलब वैज्ञानिकों ने, लेखकों में, एक डेन रुद्यार नाम के एक बहुत बड़े अमेरिकी लेखक है, तो उन्होंने भी कहा है कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक ऐसी भाषा है, अगर आप उसको सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो स्काई स्पीक्स यू। अच्छा, वो आपसे बातें करेगा। अगर आप, हाँ, वो आप मतलब ये मान के चलिए उसकी भाषा को आपको सीखना है। तो जो इसके मतलब अंतःकरण तक गए हैं, इसको छुआ है, जाना है, तो वो मतलब एक अलग ही उन्होंने उसको एक सम्मान दे दिया है, एक उसके प्रति मतलब अच्छी भावना हो गई है, ये चीजें हैं। तो अर्षित जी, अभी जैसे आपने रेमेडीज की भी बात करी थी, अब आप हमारे शो पे आए और हम एक दो चीजें ऐसी ना पूछें जी जी कि किससे लोगों का भला हो जाए जी, तो बिफोर वी एंड मैं चाहता हूँ कि आप एक दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा जी, जो आप छोटे छोटे उपाय बिल्कुल 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 घर पे कर सकते हैं जी, ताकि लोगों का थोड़ा सा भला हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो जैसे आजकल पैसा सबसे बड़ी चीज है जी, तो कोई ऐसा जिसके थोड़ा हाथ टाइट चल रहा हो और उसका क्या कहते हैं पैसा कहीं से आ नहीं रहा हो, पैसा अटका हुआ है, वो आदमी जेनरिक उपाय आपको एक बता सकते हो कि आप ये कर लो भाई, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। जी, देखिए मैं चूंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं वैदिक पद्धति और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और ये मैं मानता भी हूँ कि जो भी व्यक्ति इस पे बिलीव करते हैं तो वो मतलब किसी भी समस्याओं में ज़्यादा दिन तक वो नहीं रुकते हैं।
कोई भी समस्या उनको रोक नहीं सकती है। तो हमारे यहाँ जैसे आपने धन की समस्या की बात की, तो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में धन की जो देवी है वो माता लक्ष्मी है। बहुत सरल सा उपाय है और बहुत लंबा कोई मंत्र वगैरह इस टाइप से नहीं पढ़ना है कि आदमी इस भाग दौड़ में है, समय नहीं है। हर व्यक्ति को प्रातःकाल नियम से स्नान के बाद एक कमल गट्टे की माला लेके और माता लक्ष्मी की मूर्त के सामने एक दीपक आप जला दीजिए और एक लाल पुष्प चढ़ा दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है, और अच्छे भाव से, अच्छी श्रद्धा से, क्योंकि श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनर्जी बहुत कनेक्ट, श्रद्धा ही वो कनेक्शन बनाएगी। और फिर आपने शरीर में श्रीम नाम का वाइब्रेशन उत्पन्न करना है। श्रीम 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 आपको मंत्र की चैंटिंग करनी है। अच्छा, 21 डेज आप करके देखिए। मैं 2 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 21 दिन में ही 21 दिन में धन आएगा, और वो धन आएगा जो आपको संतुष्टि देगा। अच्छा, ऐसा धन नहीं आएगा कि आपको दुख देगा कि आज आया कल गया। वो धन आएगा और आप इसको करते रहेंगे, धन की समस्या नहीं होगी। अच्छा, इसी प्रकार से जो मतलब लोग हैं जो ज्ञान प्राप्ति करने में, जो मतलब विद्यार्थी हैं, शिक्षा में, अध्ययन में उनको समस्या आ रही है, वो किसी और तरफ नहीं जाने की जरूरत है। मैं भी देखता हूँ आजकल के लोग कहते हैं ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। क्यों करें भाई? जब हमारा इतना सुनहरा, हमारा गरिमामयी और ये मान के चलिए गौरवपूर्ण इतिहास है, हमारे वेद हैं, हमारी संस्कृतियाँ हैं, हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, देवी देवता हमारे पास हैं, हम उनको प्रसन्न, जब इतना समय हम उनमें दे देंगे तो हम पहली बात तो सब कुछ प्राप्त भी कर लेंगे, और उसके बाद हम मुक्ति भी, जो मेरा हम लोगों का एक मतलब जो मुख्य लक्ष्य है, जब आप सब तरफ से, जब व्यक्ति पूरे सारी चीजें करके जब तृप्त हो जाता है तो वो मुक्ति की कामना करता है। आप अपने घर में वृद्धों को देख लीजिए जिनकी आयु एक ऐसे समय पे आ रही होगी कि वो 80 वर्ष 90 वर्ष के हो रहे होंगे, तो वो देखिए मुक्ति मांग रहे होंगे। वो यही कहते हैं बस जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो वो चीजें हैं ना, तो वो जो ये सब करते चलेंगे तो वो बहुत अच्छे से छुटकारे सारी चीजें मिलेंगी। तो जैसा कि मैं माता सरस्वती के लिए आपको बता रहा था कि कोई भी विद्यार्थी है जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। अच्छा, और सफेद पुष्प आप चढ़ाइए, ठीक है, माता सरस्वती पे की मूर्ति पे, उनके चरणों पे वंदना करके, और ऐम, हाँ, ऐम मंत्र का उनको मतलब जो है जाप करना चाहिए, और ध्यान करें कि शुद्ध अवस्था हो, अच्छी भावना हो, और फिर देखिए। अच्छा, एकाग्रता आपको नहीं मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता है, अध्ययन में कोई समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो पैसा हमने कवर कर लिया, एजुकेशन हमने कवर कर ली, हेल्थ का भी बता दो आप। हेल्थ का भी मैं आपको बता ठीक रखी जाए। देखिए, हेल्थ में हमारा ये कहा गया है कि जो सबसे बड़े वैद्य हमारे देवताओं के वैद्य थे वो अश्विनी कुमार थे। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, जैसे दिल्ली में होता है कभी कदार, बुखार है नहीं उतर रहा है, या आपके मतलब कोल्ड वगैरह हो गया, या कोई गंभीर बीमारी जैसे तमाम प्रकार की ऐसी हैं, संक्रामक रोग हैं या कैंसर वगैरह डिसीज़ हैं, तो आप ये प्रॉपर करके देखिए, आपकी कोशिकाओं तक पे ये असर पड़ेगा, पुनर्जीवित हो जाएंगी। आप अश्विनी कुमार का ध्यान कीजिए। अश्विनी कुमार, हाँ, ओम अश्विनी कुमार देवाभ्यो नमः। अच्छा, ये आप अश्विनी कुमार देवाभ्यो नमः, हाँ, ये आप मंत्र की चैंटिंग कीजिए 11 टाइम, 21 टाइम, मतलब ये जैसे जैसे आप कर पाएं, जितना आप कर पाएं। उसके साथ ये भी है कि जैसे आपने देखा होगा व्यक्ति कभी कभी जो एस्ट्रोलॉजी में है, वो कुंडली में बहुत मतलब जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कहते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर बता देता है नहीं तुम्हारी ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है, तो उनको एक प्रॉपर एक मतलब समझ लीजिए रेमेडी करनी है, या वो एक पूजा समझ के उसको करें, रेमेडी उपाय समझ के करें, वो भगवान शिव की आराधना में जाए। अच्छा, जिनकी कुंडली में भसड़ मची हुई है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई ऐसी दशा वगैरह चल रही है कि वो मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा उनका, तो एक मैं उपाय बता रहा हूँ, उसको करें। खाली वो 5 सोमवार करके देख लें। 5 सोमवार सिर्फ। आपको एक ऐसी भावना अपने अंदर जागृत करनी है प्रातःकाल, वो मंडे के दिन, सोमवार के दिन, और आप करना चाहे तो डेली कर सकते हैं। अच्छा। डेली से आपको वो हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो आप प्रातःकाल भगवान शिव के मंदिर में जाइए और ये अनुभूति कीजिए कि भगवान शिव जो है वहाँ के जो द्वार है उससे चल के मूर्ति में जाके
अपना स्थान ग्रहण किया है, वहाँ बैठे हैं जाके। भावनाओं से सब कुछ है। और वहाँ से आप उनका रस धूल से अपने माथे का तिलक कीजिए, और तिलक करने के बाद आप प्रवेश कीजिए। ध्यान एक मतलब जो है केंद्रित करने के लिए आप घंटी बजाइए, और फिर मतलब अपना जैसे विधि विधान सभी लोग जानते हैं, अपना पूजा प्रारंभ कीजिए। वहाँ सबसे पहले आप 9 ग्रहों की शांति कीजिए। अच्छा। सबसे पहले हर लोग जानते हैं भगवान शिव का रुद्राभिषेक कैसे करते हैं, लेकिन ये जो रुद्राभिषेक या पूजा की विधि है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले आप जो भगवान शिव का शिवलिंग होता है उसका जो जहाँ से जल मतलब गिरता है उसके अगल बगल जहाँ कार्तिकेय और भगवान जो है गणेश होते हैं वहाँ पे जल चढ़ाना है। शिवलिंग के चारों तरफ जल चढ़ाना है, और उसके बाद आपको अगर जो है रुद्राष्टकम याद है तो आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज नहीं याद है मोबाइल में आप लगा लीजिए। अच्छा, सुन। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, उसको आप या तो आप पढ़ लीजिए और या मोबाइल में सुन लीजिए, लगा के बैठ जाइए। और आप भगवान सूर्य से मतलब शांति से शुरू कीजिए। अच्छा। जो आग के पुष्प आते हैं, ठीक है, मदार के, वो पुष्प जब डालिए तो आप पढ़िए ओम सूर्याय नमः, 11 पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर दोबारा मंगल का कीजिए। आप शहद जब चढ़ाइए, ठीक है, तो आप शहद जो है उन पर शहद से अभिषेक करते समय आप कहिए ओम अंगारकाय नमः। अच्छा। इसी तरह जब तीसरे पे आइए तो बुद्ध की रेमेडी कर लीजिए। बुद्ध के लिए आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए या थोड़ी सी मूंग की दाल आप अर्पित कर दीजिए उन पर। बृहस्पति के लिए आप थोड़ी सी चने की दाल अर्पित कर दीजिए। बुद्ध की जब बारी आई तो आप कहिए ओम बुंग बुद्धाय नमः। अच्छा। बृहस्पति की जब तत्व आप उनमें अर्पित करने लगे चने की दाल, तब आप क्या करिए कि ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सह गुरुवे नमः। अच्छा। या ओम ब्रंग बृहस्पति नमः, मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न करने के साथ उन पे अभिषेक करना है जी। शनि के लिए आप या तो मस्टर्ड ऑयल या तो काले तिल चढ़ा दीजिए। ओम शन शनिश्चराय नमः ये पढ़ लीजिए। ऐसे ही आप राहु के लिए आप धूप बत्ती दिखा दीजिए, चंदन वाइट चंदन उन पे अर्पित कर दीजिए, ओम रांग राहुवे नमः। केतु के लिए आप बेलपत्र या जो आपकी भगवान गणपति जी पे चढ़ती है दूर्वा घास, जिसमें अमृत होता है, ऐसा हमारा बिलीव है, विश्वास है, वो दूर्वा घास चढ़ा दीजिए और पढ़ लीजिए ओम केंग केतुवे नमः जी। तो केतु से ऐसे शांति मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारे 9 ग्रह, शुक्र के लिए दही चढ़ा दीजिए, चंद्रमा के लिए दूध चढ़ा दीजिए। शुक्र के लिए ओम शुक्राय नमः और ओम द्रांग दींग दोंग सा शुक्राय नमः। चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः और दूध से जलाभिषेक कर दीजिए। तो इस तरीके से सारे 9 ग्रह वो शांत हो गए, और वो शांति के बाद फिर जलाभिषेक कीजिए पूरे हृदय से, मन से कि मैं हूँ, मेरे भगवान है और कोई नहीं। ना आप किसी को लेके जाइए, किसी को पकड़ के चलिए मेरा रुद्राभिषेक कर, नहीं, वो एनर्जी आप खुद ले रहे हैं उससे, क्योंकि वो परम मतलब समझ लीजिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। एक उनकी एक किरण भी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाए, धन्य हो जाएंगे। तो वो चीजें हैं। उसके बाद करना ये है कि जब सारी चीजें हो गई, फिर जो आप सामग्री वगैरह उनको आप चढ़ाते हैं, बेलपत्र वगैरह हो गया, आप धतूरा वगैरह सारी चीज चढ़ा के, चंदन वगैरह, फिर आप उनका थोड़ा सा पकड़ के बैठिए और अपनी दुख कहिए। अच्छा, उनको भी सुनाइए कि भाई प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, अपनी प्रॉब्लम कह दीजिए। वो पिता है, परम पिता है वो, आप उनसे कहिए। और फिर आप अपने पॉडकास्ट के लोगों से कहिए जो दर्शक हैं, और फिर वो ये करें और कमेंट करके बताएं कि उनको मिला क्या है। फिर उनकी जरूर बताना जी, उनकी मतलब कहीं जाने की इच्छा फिर नहीं रह जाएगी, बिल्कुल। वहीं से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और एक नई ऊर्जा उनके अंदर समाहित हो जाएगी। क्योंकि भगवान शिव मतलब को अगर हम लोग देखते हैं तो जिन्होंने हलाहल विष का पान किया है, हलाहल विष विषों में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है हलाहल विष है, उसका पान जिन्होंने किया है और शक्ति को जिन्होंने धारण किया है। आप कभी कदार देखिए आपकी वाइफ या कोई अदर लेडी जब बहुत गुस्से में होती रहती है, देखिए काली आई इनकी शक्ति आई। बड़ा सम्मान है हमारी जो हमारी संस्कृति, हमको गौरव गर्व इसलिए हमारी संस्कृति पे कि नारी को पूजा है। हमारे भारत पे हमको नाज इसलिए है, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई भारत का नाम ले तो महान भारत कहे, क्योंकि महान है हमारी संस्कृति, हमारा देश महान है,
हमारे जो वेद है, पुराण है, हमारे उपनिषद हैं, उनके माध्यम से ऐसे कृत्य, ऐसे कार्य बताए गए हैं। हमारे यहाँ जो गाथाएं हैं, ये अमर गाथाएं हमारे यहाँ की बताते हैं कि हम शिव की पूजा करते हैं, जिन्होंने समस्त सृष्टि को बचाया हलाहल विष से। हम सूर्य की पूजा करते हैं, भारतवासी तो करते हैं जी। और ऊर्जा तो सूर्य समस्त सृष्टि को देते हैं। वो यूएस को भी ऊर्जा दे रहे हैं, एक दिन ना निकले 5 दिन, पूछे यूएस वालों को फ़ोन करके, वो दे रहे हैं। कनाडा को भी वो ऊर्जा दे रहे हैं। हमारे बगल के जो है देश, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, आपके बांग्लादेश को, और ऊर्जा दे रहे हैं वो अन्य समस्त देशों को ऊर्जा दे रहे हैं, चंद्र शीतलता दे रहे हैं। लेकिन हम पूजा कर रहे हैं चंद्रमा की, हम पूजा कर रहे हैं सूर्य की, हम पूजा कर रहे हैं प्रकृति की, सृष्टि की पूजा कर रहे हैं जी। हम जो जल हमारी प्यास बुझाती है, हम उस जल की, अब माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं, माँ नर्मदा की पूजा कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं माँ यमुना की, हम माँ कह रहे हैं उनको। तो हमारा जो देश है, हमारे देश के लोग हैं, वो निस्संदेह अन्य संस्कृतियों से बहुत ज़्यादा वो ज्ञानी है, वो महान है, और उसको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसका वो स्थान मिलना चाहिए। और मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि ज्ञान से लेकर जो भी मतलब शास्त्र हैं, नीतियाँ हैं, विज्ञान है, उन सब में हम अग्रणी हैं। चलिए, तो हर्षित जी बहुत मज़ा आया मुझे आज आपके साथ बात करके। और जो आपने वो जो मेरी कुंडली में जो आपने ग्रह बताए, उससे वाकई में मुझे बिलीव हुआ कि ये सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, देखिए हो सकती हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें ऐसी हैं ना एक्चुअल में कि जब भी आप किसी विद्या से अटैच होते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो समस्याएं हैं कि वो वैसे भी सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ये जो ज्योति जलती है, वो ज्योति आपके बाहर, जैसे एक बार आपने लाइट जलाई और लाइट बुझ गई तो वो आपके सामने अंधेरा आ गया। लेकिन अंतर मन में आपने जब कोई दीप जलाया, कोई ज्योति जलाई, तो वो पूरे आपके जो आपका ऑरा है, जो आपके छवि है, उसको प्रकाशित कर देती है। आप अंदर से प्रकाश, अंदर के प्रकाश से आपको लाभ मिलता है, और आपके प्रकाश से लोग देखते हैं कि ये कहाँ से ऐसी इनका जो है छवियाँ जो है बदल गई, इसकी सोच, इसकी प्रकृति, इसके कार्य क्षेत्र, कार्यशैली सब परिवर्तित हो गई। ये वो देखते हैं और वो उसके बारे में आपसे कहते हैं कि भाई आप कहाँ हैं आजकल, आप मतलब किससे आप जुड़े हुए हैं जी, जो आपके सब चीज़ें बदल गई। ये महत्वपूर्ण है। तो हर्षित जी एक बात बताइए आप, अगर आपको किसी को आपसे कंसल्टेशन लेनी है जी, या आपसे सीखना भी है जी, आप पढ़ाते भी हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, तो कैसे कनेक्ट करें आपसे? मैं आपको कुछ नंबर वगैरह आपको कर दूंगा जी, तो वो अपने नंबर पे कॉल करके अच्छा आप कंसल्टेशन के लिए बात कर सकते हैं, या पढ़ना है उसके लिए आप मतलब बातचीत कर सकते हैं। तो हमारी अपना मतलब जूम पे अपना हम क्लास देते हैं जी, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो हमसे पढ़ सकते हैं। और निश्चित तौर पे मैं यही चाहूँगा कि जो लोग भी मतलब इस विद्या को सीखना चाहते हैं या जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो अपने हृदय में विश्वास को दृढ़ कर लें, क्योंकि लाभ तो होना ही होना है। ये मैं मतलब आपके चैनल पे आपसे सामने ये कह सकता हूँ, लाभ निश्चित तौर पे होना है, क्योंकि कोई भी ऐसी जो हमारी प्राचीन जो विद्याएं हैं या हमारा जो शास्त्र है वो लाभ के लिए ही बना है। उसकी खोज इसीलिए हुई है कि समस्त सृष्टि उसका लाभ जो है उठा सके। तो हर्ष जी अभी आपने मुझे बता दिया, पैसे का इलाज बता दिया, हेल्थ का आपने बता दिया, बच्चों की एजुकेशन आपने बता दी। अब एक चीज़ जो हमारी रह जाती है, जो इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका उसके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सही रहे, क्योंकि रिलेशनशिप सही रहता है तो फिर सब कुछ सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका भी कुछ उपाय आप चलते चलते बता दीजिए। देखिए, जो लव रिलेशन है या आपके मैरिड लाइफ के मतलब लव से जो भी आपके संबंध है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हाँ कोई भी हो, आपके मतलब वैवाहिक हो चाहे वैवाहिक से अतिरिक्त हैं, वो जो भी हैं, तो वो दोनों चीज़ें हैं, ये चंद्रमा और शुक्र इसके दोनों के कारक हैं। क्योंकि व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि व्यक्ति किसी पे विश्वास या अविश्वास करता है। ये चंद्रमा के अच्छे और बुरे होने का परिणाम है। अगर चंद्रमा व्यक्ति का अच्छा है तो व्यक्ति विश्वासी होगा, और चंद्रमा जहाँ खराब हुआ या खराब है ऑलरेडी कुंडली में, व्यक्ति अविश्वासी होगा।
चंद्रमा खराब वाले को देख लेंगे आप, एक जगह उसका मन नहीं टिकता है, चंचलता बहुत होती है, और आँखें, आप ये सब तो पता कर लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए प्रकृति से। आपके दर्शक भी ये चीज़ देखें और आपके कमेंट में भी डालें कि वो जो है चंद्रमा जिसका वीक है तो वो आंखें इधर से उधर करता रहता है, समझ लीजिए चंद्रमा उसका खराब है, उसकी कुंडली देख लीजिए। एक जगह मतलब हाँ, फोकस करके देखता नहीं, बात नहीं करता, तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे जब चंद्रमा खराब होता है तो अविश्वास आता है। किसी भी रिश्तों में अगर अविश्वास आ गया तो वो रिश्ते बचते नहीं या वो मृत हो जाते हैं। तो एक तो आपको चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा है कि आपका शुक्र, वीनस बहुत महत्व करता है किसी भी कुंडली में। अगर वीनस अच्छा है तो व्यक्ति अट्रैक्टिव होगा। ओके। और कहीं भी रिलेशन में, चाहे वो किसी का भी अट्रैक्शन हो, ये नहीं कि खाली मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या आपके पति पत्नी का, मैं कोई भी संबंधों में एक मतलब आकर्षण होना चाहिए, चाहे प्रोफेशनली हो, प्रोफेशनली किसी हो, भी तरीके से। ठीक है। आपका अपने पिता के प्रति आकर्षण हो कि अरे ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, एक भावना आपकी ऐसी आ जाएगी। तो शुक्र और चंद्रमा दो को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और उससे आपके रिलेशन हेल्दी हो जाएंगे। कोई कैसे करे स्ट्रॉन्ग? बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, प्रातःकाल हर स्त्री को ये करना चाहिए। आप मिल्क लीजिए, उसमें थोड़ा सा दालचीनी आप पाउडर डाल लीजिए, ये सिनेमन का, और इसको पी लीजिए। अच्छा। आप अपने हस्बैंड को भी पिलाइए। अच्छा। स्त्री जब पिएगी तो पहली बात तो मिल्क पी रही है, मॉर्निंग में उसका आपका मूड स्ट्रांग हो गया, सिनेमन से आपका वीनस स्ट्रांग हो गया। और आप सबसे पहले साइंस को लेके ही आप बार बार बात कर रहे थे, वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है सिनेमन। उससे जो मतलब गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, आपका पीरियड्स वगैरह, मगर वो सब भी मतलब चीज़ें ठीक रहती हैं। वेट लॉस भी करता है, वेट लॉस भी करेगा, आपको अच्छी ऊर्जा भी देगा। तो साइंस की तरफ से भी मैंने आपको निश्चिंत कर दिया और आध्यात्मिक की तरफ से। और वो अपने हस्बैंड को भी पिलाएं। अच्छा। उससे उनकी भी मतलब अच्छा, मतलब उनका समझ लीजिए स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ता है। और वो प्लैनेट के वाइज से हो गया। और जब भी आप दूध पिए, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। अच्छा। मैं जो भी मतलब आपको मंत्र बताना चाहूँगा तो वो अपने ही जो हमारे जो शास्त्र हैं उनके आधार पर बताना चाहूँगा जी। क्योंकि जो वाइब्रेशन जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है वो अच्छा हो। तो ये जो भी मंत्र आप बता रहे हो ये उस प्लेनेट का मंत्र है? प्लैनेट का मंत्र है। और जब उससे संबंधित आप चीज़ों से स्पर्श हो, जुड़ें या कुछ करें, जब भी आप जल पीजिए, ओम चंद्राय नमः, वो जल अमृत बन जाएगा, वो आपके स्वास्थ्य लाभ देगा। अच्छा। आप ये सब चीजें आप अपने जीवन में फॉलो करके देखिए। आप खाना खा रहे हो, पहले प्रणाम कीजिए और कहिए कि ये मतलब भोजन से मेरे स्वास्थ्य में वृद्धि हो, रोग में शांति हो। ये करके देखिए, ये आपको वो भोजन जो आपको वो मतलब प्रोटीन, वो विटामिन, वो आपको उन चीजें नहीं मिल रही थी, वो आपको मिलेंगी प्राकृतिक तौर पे। और वो आपके एक विश्वास जागृत होगा। और आप करके देखिए ये सब चीजें 11 डेज कीजिए। ये मैंने सुना है कि आप किसी भी चीज को ग्रहण करते हो और आप उसको क्या शब्द बोल रहे हो, उससे उस खाने की क्वालिटी और उस पर बहुत फर्क पड़ जाता है। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। और ये भी है कि आप अपने जो भाई जीवन का महत्व है, जीवन में लक्ष्यों का महत्व है, आप अपने लक्ष्य भी निर्धारित कीजिए और जीवन को अलग ढंग से जीना शुरू करिए। ये नहीं है कि भाग दौड़, किसी चीज के पीछे क्यों भागना जी। हमको अपने गोल पता होने चाहिए कि ये तब ये करना है, तब ये करना है, तब ये करना है, अब ये करना है। तो वो चीजें आपके लिए आसानी से होंगी। और बाकी देखिए, वो जो प्रकृति है, असुरों की प्रकृति, वो हर युग में रही। तो जो असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, जो अविश्वासी हैं, उनके लिए ना मैं कोई रेमेडी दे रहा हूँ, ना मैं उनको कोई बात करेंगे भी नहीं, वो करेंगे भी नहीं, मान जाएंगे, वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन करने में उनको चीजें आगे बढ़ाने में फिर वो उनको देर होगी। तो ये हमारी आपकी शुक्र की रेमेडी थी। और उसमें अगर और भी चीजें थोड़ी सी ऐड कर दीजिए, आप थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, हल्दी ऐड कर दीजिए, तो दोनों लोग ज्ञानी भी होंगे, हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और गुरु की ब्लेसिंग मिल जाएगी, धन भी आने लगेगा। अच्छा, धन भी आपके पास। ये तो फिर वो मतलब मल्टीपर्पज हो गई। आप ये करके देखिए, वो स्वास्थ्य के हिसाब से भी लाभ करेगा। और जब आप टर्मरिक पाउडर डालिए और वो भी तीनों चीजें करिए, तो 11 टाइम चंद्रमा का, 11 टाइम शुक्र का, 11 टाइम बृहस्पति मंत्र कर लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः पढ़ लीजिए और उसको पी लीजिए। दिन भर जो है आपकी जो
आपकी वाइफ है, आपकी जो मतलब घरेलू स्त्रियां हैं, उनका आपका एनर्जी भी बनी रहेगी जी। ये लाभकारी है। बढ़िया है जी सर। मैंने ना आपकी अभी बिफोर वी एंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे आपसे पूछना था। मैंने आपकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, जी, थैंक यू सो मच। तो उसमें आपने एक नवतारा चक्र के बारे में बात करी है। जी जी, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ऑडियंस को आप समझा दो, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो बहुत। जी जी, देखिए एक्चुअल में हमको जो भी जीवन में करना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। जी। इतनी नहीं कि वो किसी को पढ़ाए सिखाए, अपने मतलब आमदनी या अपने जो है प्रोफेशन बनाए, ऐसा नहीं है। उसको इतनी एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए कि जिससे वो अपने जीवन को सुधार पाए। नौ तारा चक्र जो है उसमें महत्व है नक्षत्रों का। अच्छा। और हमारे जीवन में नक्षत्रों का बहुत महत्व है। चंद्रमा जब आपके जिस भी नक्षत्र पे होता है वैसी आपकी स्वभाव प्रकृति होती है, वही महादशा आपको जन्म के समय मिलती है और उसी के आधार पे आपका जीवन चलता है। अच्छा। अब ये जो नौ तारा चक्र है, तो इसमें जो नक्षत्र को, जैसे कि 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र जो है वो ये मान के चलिए उन 9 ग्रहों में बांटे गए हैं। हर एक ग्रह को 3 नक्षत्र की प्राप्ति है। अच्छा। तो इस तरीके से हम एक सारणी बना लें। आपका जैसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, तो आपने एक सारणी बनाई 9 तारा चक्र की। पहला जो तारा होता है वो जन्म का होता है, दूसरा तारा है संपत का, तीसरा तारा है विपत का, चौथा तारा है आपका क्षेम का, और जो 5वां तारा है वो आपका ये मान के चलिए शत्रु का तारा है। ठीक है। छठा जो है वो है साधक, और 7वां जो है वो अंत का है, मृत कह लीजिए, किसी कार्य में पूर्णता कह लीजिए, क्योंकि मृत्यु भी एक पूर्ण है जीवन का। और जो 8वां है वो मित्र है और 9वां अति मित्र। तो इस तरीके से एक सारणी बना ले। और जो पहला नक्षत्र मानिए अश्विनी है, तो अश्विनी से जो दूसरा नक्षत्र भरणी है वो आपका संपत का नक्षत्र है। तो जब भी आपका जो चंद्रमा है, आपकी अगर आपका नक्षत्र अश्विनी है और आपका चंद्रमा जब भरणी में जाएगा तो धन आएगा, संपत्ति आएगी। अच्छा। उससे संबंधित चीजें आपके जीवन में होंगी, या उससे संबंधित प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। तीसरे नक्षत्र में काम नहीं करना चाहिए, फिर विपत्ति होती है। अच्छा। ठीक है। तो ये ध्यान करना चाहिए कि तीसरे नक्षत्र में हम काम अवॉइड कर दें, इससे ये इम्पोर्टेंट काम करना है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। चौथा नक्षत्र जो है वो आपका क्षेम है। तो क्षेम का ये है कि आपने कोई जैसे इलाज वगैरह कराना है या कुछ है, तो क्षेम मतलब लाभ करेगा। जैसे क्षेम आपका बोला जाता है इसमें कि मतलब कुल क्षेम जैसे पूछा नहीं जाता है, स्वास्थ्य लाभ का है वो, तो स्वास्थ्य में लाभ हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। 5वां थोड़ा सा शत्रुता का नक्षत्र है। तो वो नक्षत्र में आप जब कोई काम करते हैं तो कोई विघ्न बाधा शत्रुता फैल जाती है या कुछ वैमनस्यता हो जाती है। ठीक है। वो उस ऑब्स्टिकल का है 5वां नक्षत्र। और जो छठा है आपका, वो छठा नक्षत्र साधना का है, साधक का है। कोई पूजा की शुरुआत करनी है, कोई अनुष्ठान है, कुछ यज्ञ या आपको कोई नई मेडिटेशन वगैरह कुछ करना है, तो वह छठे नक्षत्र में आप कीजिए। अच्छा। इसी प्रकार से 7वां नक्षत्र है। 7वां नक्षत्र है आपका वो मृत्यु का नक्षत्र है, कि आपका कोई मतलब मृत्यु को एक पूर्णता भी कहेगी, जीवन की पूर्णता है मृत्यु। तो आपके कोई केस वगैरह, कोई ऐसे कुछ आपके विवाद चल रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि अपने नक्षत्र से 7वें नक्षत्र में उसकी डेट लगवाइए। अच्छा। उसी डेट को आपका केस पूरा हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अच्छा। वो आपके हक में होगा क्योंकि आप उसी के हिसाब से चल रहे हैं। 8वां मित्र है और 9वां जो है अति मित्र है। और आपने मतलब ये इसको सारणी बना के जो भी व्यक्ति काम करेंगे 27 दिन, वो जान जाएंगे कि इस समय मेरी कैसी भावना थी, चंद्रमा इस नक्षत्र में था तो कैसी भावना थी। और आपने इसी में जो एक क्वेश्चन किया है कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के बारे में, कि कोई व्यक्ति जो है एस्ट्रोलॉजी सीखे तो क्या करे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिसको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है 60 लोगों से दोस्ती कर ले। 60 उससे क्या होगा? 60 लोगों से दोस्ती करेगा, एस्ट्रोलॉजी सीख जाएगा। जो आपकी मैंने कुंडली बिना आपको देखे बताई है, हाँ, या बिना आपके कोई डिटेल दिए मैंने आपको बता दिया सब कुछ, वो ऐसे ही बताने लगेगा। कैसे बताया तो 60 लोगों से दोस्ती कर ले। नहीं, कौन से 60 लोगों से दोस्ती कर ली? मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले 9 ग्रहों से दोस्ती कर ले। अच्छा। 9 ग्रह, और उसके बाद 12 राशियों से दोस्ती कर ले, फिर 12 भाव से दोस्ती कर ले। 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह मिलके कितने हो गए? 12 और 12 24 और 9
आपका 37, 37, 33। 33, हाँ सॉरी। उसके बाद आप 27 नक्षत्रों से दोस्ती कर लीजिए। कितने हो गए? ये आप मेरे से इतना मैथ्स का सवाल मत पूछो। आप बताओ कितने हो गए? 60 हो गए। ये 60 दोस्त हैं जी। इनको आप दोस्त बना लीजिए। आपकी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट। किसी को भी बताइए, चाहे अपना लाभ उठाइए। बहुत बढ़िया। ये आप बस इसमें इसके मूल में जाना पड़ेगा। जी। ग्रहों की प्रकृति, नक्षत्रों की प्रकृति, भावों के लाभ, भाव के जो परिणाम होते हैं वो, और उसके साथ साथ राशियों का, ये सारी चीजें 60 दोस्त बना लीजिए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बन जाएंगे। और अच्छा जीवन भी बिता पाएंगे। और जीवन तो अच्छा बिता ही लेंगे। जब आप प्लैनेट और नक्षत्र और मतलब सब चीजों को जान जाएंगे तो आपसे गलत कर्म नहीं होंगे। एक एस्ट्रोलॉजी जो होता है, एस्ट्रोलॉजर जो होता है, जो या एस्ट्रोलॉजी जो जानता है, भले एस्ट्रोलॉजर ना हो, जल्दी वो कुकर्म नहीं करता है। थोड़ा उसे डर रहता है। डर नहीं, डर की बात दूसरी है, होने ही नहीं देता है, प्रकृति नहीं होने देती। जब आप प्रकृति के परमात्मा के करीब चले जाएंगे या किसी परमात्मा की, किसी देव की कृपा हो जाएगी, फिर आपसे कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी आपकी तो कुंडली बहुत अच्छी है, मैंने बिना देखे बताई, अब मैं देखूंगा सिर्फ। आप बिल्कुल देखेंगे। इससे पहले हम लोग जरा दर्शकों से बात बिल्कुल जी, एंड भी करते हैं आज का एपिसोड। जी। तो भाई मुझे बहुत मजा आया हर्षित जी से बात करके। जो उन्होंने करके दिखाया मुझे आज, वो मतलब वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो वाली बात आज इन्होंने मुझे करके दिखा दी बिना मेरी कुंडली जाने देखे। जो ग्रह उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ होगा यहाँ होगा, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है लेकिन सच है। और आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों तक पहुंचेगी तभी हमारा देश और आगे बढ़ेगा, महान बनेगा। जो ऑलरेडी महान था लेकिन अब दोबारा हमें उसको उस ओहदे तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।